लगभग 90-95% ऑफ द टाइम हम फोकस जो है कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कर रहे हो। करेक्ट। सेल्स कितना ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, उनका मार्जिन कितना है। तो बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से सीधा दिख नहीं रहा है। तो अगर अगली बार ये CWIP में दिखाएं नंबर या इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान राइट डिसीजन ले रही होगी तो मार्केट इस पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा। मेरा ये गेज कर पाना कि कंपनी केपेक्स कर लेगी या कर रही है और इससे उनका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा और क्योंकि उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ पे मुझे ये भी सोचना जरूरी है कि क्या मेरे जैसे 100 और लोग हैं जो ये ऑलरेडी सोच चुके हैं और स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है। ग्रोथ होगी पर स्टॉक विल नॉट डू वेल। इंट्यूटिव सेंस जो होता है वो ये होता है कि गुडविल इज ब्रांड वैल्यू। कंपनी ए ने कंपनी बी को अक्वायर किया 1000 करोड़ देके, 500 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दिया। अब उन्हें हर साल ये चेक करना है अगर हम ये वापस बेचें तो हमें 1000 करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हाँ तो गुडविल वैसे ही रहेगा, अगर नहीं तो आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है। गुडविल इज मोर देन लेट्स से 10-15% ऑफ योर बैलेंस शीट साइज, टोटल एसेट्स के साइज से को थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि आप इस चैनल पे सभी वीडियोस को देखते ज़रूर हो पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिफोर वी बिगिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपसर्च के साथ बने रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर शो द 99% क्लब। ये हम उन 99% लोगों के लिए बना रहे हैं जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं है। हम चाहते हैं हमारी ही तरह वो भी फाइनेंशियली अवेयर धीरे धीरे हो जाए। और जब हम फाइनेंशियली अवेयर होते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बैलेंस शीट एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में इन डेप्थ बता देती है। सो इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट पूरी बैलेंस शीट में बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नुआंसेस होते हैं जो हम जब देखते हैं तो मिस कर जाते हैं। इस पर्टिकुलर एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े पीयूष सर, जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत ही अच्छे से आता है। ये पिछले 15-20 साल से इसके बारे में पढ़ा रहे हैं। तो आज हम समझेंगे कि कैसे एक बैलेंस शीट बनती है और कैसे रियल लाइफ केसेस में वो बैलेंस शीट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। हम 2-3 एग्जाम्पल्स लेंगे जहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे कंपनी में डेट कम है, किसी में हम लेंगे जहाँ कंपनी में डेट ज़्यादा है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कंपनी अच्छी है या दूसरी वाली बुरी है। बहुत ज़्यादा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे, नेचर ऑफ इंडस्ट्री पे। इसलिए हमें उसे समझना ज़रूरी है। एंड एट द वेरी सेम टाइम हम कुछ ऐसे केसेस भी लेंगे जहाँ पे कोई ट्रांजैक्शंस की वजह से या फिर कोई भी वर्किंग हुई है उस बिजनेस में, उसकी वजह से बैलेंस शीट में चेंजेस आए और वो नुआंसेस हमको समझना बहुत ज़रूरी है। सो विद दिस आई वेलकम यू पीयूष सर। आई एम वेरी श्योर सभी लोग आपको जानते हैं, बट अ स्मॉल इंट्रो अबाउट यू फ्रॉम आपकी तरफ से, सो पीपल विल गेट टू नो यू बेटर. Thanks, And then Kunal. we can start the topic. Yes. Thanks, Kunal. Pleasure being here again. We've done a couple of these in the past. So hi everyone, my name is Piyush. मैं फिनशिक्षा नाम से एक कंपनी रन करता हूँ। पिछले लगभग 17 साल से फिनेंशियल एजुकेशन के स्पेस में जुड़ा हूँ। प्रिडोमिनेंटली फिनशिक्षा बहुत सारे कॉर्पोरेट के साथ उनके एम्प्लॉयज़ की लर्निंग और डेवलपमेंट और एंगेजमेंट और ट्रेनिंग के लिए काम करती है। हम बहुत सारे टॉपिक्स फिनेंशियल सर्विसेज के अराउंड या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के अराउंड कवर करते हैं फॉर ट्रेनिंग अ लॉट ऑफ पीपल हु आर लेट्स से बिल्डिंग अ करियर इन फाइनेंस, या बना चुके हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, या बनाना चाहते हैं, अभी पढ़ रहे हैं और करियर बनाना चाहते हैं। So that's the background around me. I have about 22 years of experience in financial services. लगभग 22 साल का एक्सपीरियंस है। इनिशियल पार्ट मेरा इक्विटी रिसर्च और फंड मैनेजमेंट में था, उसके बाद मैं फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ आ गया। तो हैप्पी टू बी हियर एंड ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव जहां आप कॉम्प्लिकेटेड, सीमिंगली कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड टू बी हियर। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट सर, सबसे पहले एक बैलेंस शीट का बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट क्या होता है, कैसे बनती है? अगर एक लेमैन नॉन फाइनेंस का बंदा समझना चाहे तो कैसे समझ सकता है उसको? तो एक स्टेप पहले लेते हैं। अगर आप देखें किसी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स वगैरह डिक्लेयर होते हैं तो लगभग 90-95% ऑफ द टाइम हम फोकस जो है वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कर रहे होते हैं। करेक्ट। कि सेल्स कितना ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट कितना ग्रो कर रहा है, उनका मार्जिन कितना है। मार्जिन इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ मनी दे मेक पर 100 रुपीज़। 100 रुपये पे कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रहे हैं वो हम मार्जिन की तरह बोलते हैं। तो ज़्यादातर समय इस पे डिवोट होता है। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन उठाएंगे और उस समय कोई भी बिजनेस चैनल ऑन करेंगे
तो वहाँ पे यही डिस्कस हो रहा होता है कि फलां कंपनी ने 20% पे सेल्स ग्रो किया, 15% पे प्रॉफिट ग्रो किया, उनका मार्जिन ऊपर गया या नीचे गया, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बिजनेस का, क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड दे रहा है, राइट, ठीक है। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता करते हैं। पर इसके अलावा बिजनेस के बारे में बहुत सारी और ऐसी चीजें होती है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट नहीं बता रहा होता। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पेन बेचता हूँ, मान लीजिए मैं आपको ये पेन 1000 रुपए का बेचता हूँ, पर आप मुझे इसका पेमेंट नहीं करते हैं, आप मुझे इसका पेमेंट बाद में करने वाले हैं, राइट। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये 1000 रुपए का सेल्स दिखेगा, मान लीजिए इसकी कॉस्ट 500 रुपए है, तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 500 रुपए दिखेगा। पर ये 1000 रुपए आपने मुझे पे नहीं किया है, ये 1000 रुपए आप मुझे बाद में पे करने वाले हैं, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नहीं दिखेगा, ये मुझे बैलेंस शीट में या कैश फ्लो में दिखेगा, राइट। कैश फ्लो में ये अमाउंट अंदर आएगा नहीं, और बैलेंस शीट में ये हम एक स्पेसिफिक सेगमेंट में डाल देंगे जिसे हम बोलते हैं रिसीवेबल। तो उस पर हम और चर्चा करेंगे कि व्हाट इज अ रिसीवेबल एंड व्हाट डज इट मीन। पर आई एम सपोज टू रिसीव मनी फ्रॉम यू, तो मैं उसे एक रिसीवेबल के नाम से अकाउंट्स रिसीवेबल करके एक हेडर के अंदर डाल दूंगा। तो बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से सीधा दिख नहीं रहा है। वो काफी सारी चीजें हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो में कैप्चर करते हैं। आज हम प्रिडोमिनेंटली बैलेंस शीट पे चर्चा करेंगे। बैलेंस शीट एक तरह से एक स्नैपशॉट है किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का, राइट। अब एक और जो मेजर अंतर होता है प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट में, वो ये होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस किसी समय के लिए, एक पीरियड के लिए होता है, करेक्ट। तो मैं अगर ये बोलूं कि सो एंड सो कंपनी का प्रॉफिट 100 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ अभी नहीं है, ये 100 करोड़ पिछले 1 साल के लिए, पिछले 1 क्वार्टर के लिए होगा, राइट। तो एक पीरियड लिया हमने, उसके दौरान कंपनी ने क्या प्रॉफिट बनाया, दैट इज व्हाट वी आर सेइंग इज बीइंग कैप्चर्ड इन द P&L। बैलेंस शीट, अगर बहुत ही सिंपल एनालॉजी दूं तो आपने अपने फोन से एक फोटो खींचा, तो जो स्नैपशॉट आया वो बैलेंस शीट है। इस समय क्या स्थिति है वो बैलेंस शीट बता रहा है। आप अगर वीडियो लेंगे तो उस दौरान जो एक्टिविटी हो रही है वो आपको वीडियो दिखा रहा है। एक तरह से आप लूजली बोलें तो वो P&L है, राइट। अब बैलेंस शीट इन इटसेल्फ क्या बता रहा है हमें, देयर आर टर्मिनोलॉजीज अराउंड इट, उस पर धीरे से आएंगे। पर मान लीजिए बिजनेस करना शुरू किया, तो कुछ लोगों ने बिजनेस को पैसा दिया। दिस इज व्हाट द बैलेंस शीट और द कंपनी ओज टू दोज पीपल, करेक्ट। ये उन्हें लौटाना है, राइट। तो इसे हम लायबिलिटी बोल देते हैं, या एक और तरह से बोलें तो सोर्स ऑफ फंड बोल देते हैं। यहां से पैसा आया है, करेक्ट। इस पैसे को हमने यूज किया बिजनेस रन करने के लिए, कुछ एसेट्स खरीदे। एसेट वो हैं जो हम ओन करते हैं, जो हमारे लिए बिजनेस जनरेट करने वाले हैं, जहां से हमें रेवेन्यू आने वाला है। तो मान लीजिए मैंने 1000 करोड़ रुपए का लोन लिया और 1000 करोड़ रुपए से जाके मैंने एक फैक्ट्री खरीद लिया। तो जो लोन लिया वो मेरा सोर्स ऑफ फंड है, और जो फैक्ट्री बनाया वो मेरा एसेट है। इसे हम बोलते बैलेंस शीट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों सेम रहने वाले हैं, राइट। या तो मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपने मुझे एक आइसक्रीम वेंडिंग मशीन लगाने के लिए हम एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपने मुझे कुछ पैसा दिया एक आइसक्रीम वेंडिंग मशीन लगाने के लिए। मान लीजिए आप शेयर होल्डर हैं, तो आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, ठीक है। ये 1 लाख रुपए आते समय मेरे बैंक अकाउंट में दिखेंगे, तो कैश के फॉर्म में दिखेंगे अभी शुरू होते समय, राइट। फिर मान लीजिए मैंने आइसक्रीम वेंडिंग मशीन खरीद ली, वो मशीन 90,000 की आई। तो एक तरफ बैलेंस शीट पे ये दिखेगा कि कुणाल ने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, ये मुझे कुणाल को लौटाने हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो ये मेरे लिए एक लायबिलिटी होगी। दूसरी तरफ बैलेंस शीट पे मुझे दिखेगा 90,000 रुपए की आइसक्रीम वेंडिंग मशीन है, और 10,000 रुपए कैश में पड़े हैं अभी, या बैंक बैलेंस में पड़े हैं मेरे। तो 90 + 10 में ऐड करूंगा तो 1 लाख के बराबर बनेगा। किसी भी समय ये एक आइडेंटिटी ही बनेगी, क्योंकि जो पैसा मैंने लिया है वो या तो मैंने यूज कर लिया है या मेरे बैंक अकाउंट में दिखेगा, करेक्ट। सो इन सम फॉर्म और फैशन दिस विल ऑलवेज हैव टू मैच, राइट। ये क्रिटिकल प्रिंसिपल है, इसीलिए हम इसे सिंपल शब्दों में बैलेंस शीट बोल देते हैं, क्योंकि ये बैलेंस करेगा हर समय, राइट। तो अब हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसके थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ये प्रोसीड करते चलेंगे। तो मान लीजिए कुणाल और पीयूष मिलके एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से वी स्टार्ट एंड आप और मैं दोनों मान लीजिए इस बिजनेस में 50-50 हज़ार रुपए डाल रहे हैं। तो आई विल से कुणाल पुट्स इन 50,000 rupees and I'll say Piyush also puts in 50,000 rupees। हम दोनों ने 50,000 रुपए डाल दिए। टोटल कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए हो गया। अब
एक चीज और हमें समझनी है यहाँ पे कि हम दोनों बिजनेस के शेयर होल्डर हैं। बिजनेस जो हम बोलते हैं वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह ऑपरेट करता है। इट इज पॉसिबल दैट वन ऑफ अस इज रनिंग इट और बोथ ऑफ अस आर रनिंग इट। वी कैन ऑल्सो हायर, हम किसी और को भी हायर कर सकते हैं इसको रन करने के लिए, कि हम दोनों सिर्फ प्रोमोटर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, रन कोई और कर रहा है इस बिजनेस को। तो बिजनेस मान लीजिए कोई तीसरा जना रन कर रहा है, एक मिनट के लिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, सिंपल है। तो हमने बिजनेस को पैसा दिया है, इंडिपेंडेंटली बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। करेक्ट। ठीक है, तो बिजनेस एक थर्ड एंटिटी है यहाँ पे विच इज सेपरेट टू कुणाल एंड पीयूष। करेक्ट। हमने जब पैसा दिया होगा तो हमने कुछ शेयर्स के अगेंस्ट दिया होगा, हम शेयर होल्डर हैं। तो कंपनी ने मान लीजिए हमें शेयर इशू किए, और कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए वो हम ऐसा लिख देते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं 10,000 किए, 10,000 शेयर किए, 5,000 आपको किए 10 रुपए पे, और 5,000 मुझे किए। करेक्ट। 10 रुपए पे। ठीक है, राइट। तो ये 10 रुपए जो है इसे हम अमूमन फेस वैल्यू बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, 1 रुपए हो सकता है, 100 रुपए हो सकता है, हम 10 रुपए ले रहे हैं। जनरली 10 रुपए होता है कंपनीज के केस में जब वो शुरू करते हैं। तो 5,000 शेयर आपको मिले, 5,000 मुझे मिले। अब कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम बनाएंगे इस समय, तो एक तरफ होंगे कंपनी के लाइबिलिटीज या सोर्स ऑफ फंड्स, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसे लाइबिलिटीज। करेक्ट। और इधर हम लिख देते हैं एसेट्स, जो कि होंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, अब वो लेफ्ट में हो, राइट में हो, ऊपर हो, नीचे हो, उससे अंतर नहीं पड़ता, मतलब अलग अलग ज्योग्राफीज में हम अलग अलग डिनोट करते हैं, बट एक आइडेंटिटी बनने वाली है यहाँ पे। तो अब लाइबिलिटीज में कुणाल और पीयूष जो हैं वो शेयर होल्डर्स हैं, तो हमने यहाँ पे दिया है शेयर कैपिटल कंपनी को। करेक्ट। करेक्ट, सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। ये हो गया 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल। करेक्ट। इस समय जब हमने कंपनी को ये पैसा दिया, तो ये पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में जाने वाला है, तो कैश में चला जाएगा। तो हम वहां पे मान लीजिए कैश एंड बैंक का एक हेडर बना देते हैं, कैश एंड बैंक, और 1 लाख रुपए उसमें नजर आ रहा है। करेक्ट। सो नाउ वी रियलाइज कि ये एक बैलेंस शीट बन गया है जिसमें हम दोनों ने कंपनी को 1 लाख रुपया दिया है, और कंपनी के पास 1 लाख रुपए बैंक बैलेंस में पड़ा है अभी। इस समय कंपनी ने बिजनेस ऑपरेशन शुरू नहीं किया है। अगर फॉर सम रीजन हम ये बिजनेस अभी बंद करवा दें, तो कंपनी वो बैंक बैलेंस से 1 लाख रुपए लेके 50 आपको 50 मुझे रिटर्न कर देगी। राइट। तो दैट इज द आइडेंटिटी। इसके बाद कंपनी जो भी डिसीजन लेगी वो या तो बैलेंस शीट को दोनों तरफ इंपैक्ट करेगा, या बैलेंस शीट के एक तरफ के लाइन आइटम्स को रीअरेंज कर देगा। ओके। ठीक है, मान लो कंपनी ने 1 लाख रुपए का लोन और ले लिया यहाँ पे, तो लाइबिलिटी साइड में एक लोन की एंट्री आ जाएगी। हम ऐसा मान लीजिए एक लोन लेते हैं, तो यहाँ एक लोन की 1 लाख की एंट्री डाल देंगे, और आपका कैश एंड बैंक बैलेंस एक्चुअली 2 लाख हो जाएगा। राइट। करेक्ट। एक बार के लिए मैं इसे वापस इरेज कर देता हूं कि हम अपने स्टैंडर्ड सिनेरियो पे चले जाएं। करेक्ट। पर ये एक एग्जांपल में दे रहा था कि मान लीजिए अगर लोन लिया तो हमें क्या दिखेगा, तो 1 लाख और 1 लाख हम वापस चले गए यहाँ पे। करेक्ट। अब मान लीजिए कंपनी ने कुछ बिजनेस शुरू किया, कोई भी बिजनेस हो सकता है, आइसक्रीम वेंडिंग मशीन का ही बिजनेस हो सकता है, कि कंपनी स्टार्ट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट। तो कंपनी ने 1 लाख रुपए लेके और कुछ एसेट खरीद लिए। एसेट क्या होते हैं? जो भी कंपनी के लिए बिजनेस जनरेट करने वाले हैं लॉन्ग टर्म में, उसे हम लॉन्ग टर्म एसेट बोलते हैं। अगेन क्लासिफिकेशन पे थोड़ी देर में आएंगे, पर सिंपल शब्दों में कहें तो एक मशीन खरीद ली है कंपनी ने। ठीक है, इस मशीन को हम फिक्स्ड एसेट बोलते हैं। राइट। तो अब क्या होगा, 1 लाख रुपए का फिक्स्ड एसेट खरीद लिया गया है, और कैश वहां से हट गया है क्योंकि कैश यूज हो चुका है। करेक्ट। अभी भी बैलेंस शीट बैलेंस हो रही है, 1-1 लाख रुपए दोनों, 1-1 लाख रुपए दोनों साइड है। राइट। अब बिजनेस शुरू हुआ, कंपनी स्टार्ट्स लेट्स से जनरेटिंग सम अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। बिजनेस हुआ, पैसा आया, वापस से री इन्वेस्ट हुआ, मशीन थोड़ा सा वियर एंड टियर हुआ, उन्होंने वापस से मशीन को मान लीजिए अपकीप कर दिया। सब करने के बाद में मान लीजिए 1 साल जब खत्म हुआ, तब कंपनी ने प्रॉफिट बनाया 20,000 रुपए का। ओके। तो मैं इसे दूसरे कलर से कोशिश करता हूं दिखाने की। मान लीजिए 20,000 रुपए का कंपनी ने प्रॉफिट बनाया आफ्टर हैविंग टेकन केयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। सारे एक्सपेंस हो गए हैं, टैक्स पे करना था वो पे कर दिया है, जो भी रेंटल्स वगैरह थे वो पे कर दिए हैं, और मशीन जो है उसको भी जिस स्टेट में शुरू किया था उसी स्टेट में वापस ले आए हैं। तो कुछ वेयर एंड टियर था तो कर दिया। मशीन की वैल्यू 1 मिनट के लिए मान लेते हैं 1 लाख रुपए अभी भी। ठीक है, तो अब यहां पे कंपनी के कैश और बैंक बैलेंस में 20,000 रुपए दिखेंगे। ओके। क्योंकि उन्होंने 20,000 का प्रॉफिट किया है। ओके। करेक्ट। अब ये जो 20,000 का प्रॉफिट है, ये किसका पैसा है?
ये प्रॉफिट बन गया तो जो ओनर्स ने शेयर्स डाले थे उन्हीं का है, जो शेयर होल्डर हैं उनका हम्म। पैसा है। तो ये कुणाल और पीयूष का पैसा है। राइट। तो साल के एंड पे कंपनी जनरली कंपनीज एक एनुअल जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करके पूछते हैं कि भाई मतलब क्या करा जाए इस पैसे का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज रिप्रेजेंटिंग द शेयर होल्डर्स। यहाँ एक सिंपल सा सिनेरियो रखता है, मान लीजिए कंपनी हम दोनों के पास आती है, हमसे पूछती है कि 20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, ये हम आपको लौटा दें या कुछ और करें, राइट। अब कुणाल और पीयूष के पास एक डिसीजन पॉइंट है कि शुड वी टेक दिस मनी आउट, हम पैसा वापस ले लें या वापस बिजनेस को ही दे दें। बिजनेस को दे दे, ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे, हमने 1 लाख रुपया डाला था पिछले साल, उस पे 20,000 रुपए कंपनी ने जनरेट कर दिया है। ये एक रेशियो की तरह देखा जा सकता है। हमारा इक्विटी कंपोनेंट 1 लाख रुपए था, 20,000 उस पे रिटर्न जनरेट हुआ है, इसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं, राइट। अब 20% रिटर्न है, तो मैं और आप बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि अगर हम पैसा ले लेते हैं तो फिर क्या करेंगे उस पैसे का, वापस जाके शायद निफ्टी में इन्वेस्ट करेंगे या कोई एफडी करेंगे, वहां हमें 6 से 12% का रिटर्न मिलने वाला है। कंपनी 20% जनरेट कर रही है, तो लेने का कोई पॉइंट नहीं है पैसा। तो हम कंपनी को बोलेंगे कि वी आर री इन्वेस्टिंग दिस मनी, हम आपको वापस देते हैं ये पैसा, आप यूज कर लीजिए। अगर हमने ये पैसा कंपनी को दे दिया तो अब मेरा और आपका क्लेम कंपनी की तरफ कितना हो गया है, 20,000 से बढ़ जाएगा, 1,20,000। राइट। ये मुझे रिप्रेजेंट करना जरूरी है, राइट। तो बैलेंस शीट में अभी एक इंटरमिटेंट पॉइंट है जहां पे ये बैलेंस नहीं हो रहा है, पर यहां पे मैं एक लाइन आइटम ऐड कर दूंगा जिसे हम बोलेंगे रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस बोलते हैं, जहां पे मैं ये 20,000 रुपए दिखाऊंगा। ओके, ये प्रमोटर्स के होते हैं, ये शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर का, ठीक, जो भी शेयर होल्डर है। प्रोमोटर मे बी डिफरेंट वर्ड, कल हो सकता है और शेयर होल्डर्स मार्केट से आ जाएं तो उनका पैसा है। ओके, ब्रॉडली ऑल सिंपल शब्दों में कहें तो अगर आज कंपनी बंद हो गई तो एसेट बेचेंगे, एसेट बेच के 1,20,000 रुपए मिलेगा, वो शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो ये अमाउंट है, ये जो कंबाइंड अमाउंट है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स, इस कंबाइंड अमाउंट को हम बुक वैल्यू बोलते हैं। ओके, बिजनेस का बुक वैल्यू ये है। यस। एक तरह से आप देखें तो इक्विटी का वैल्यू एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1,20,000 रुपए है, राइट। यहाँ पे अब 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें हो गई है। पहली चीज ये हो गई है कि नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हुए थे क्या? नॉट रियली। पर अब हमारा क्लेम कंपनी पे 50,000 का नहीं है, अब हम दोनों का क्लेम कंपनी पे 60,000 हो गया, राइट। राइट। सो लेट्स डिनोट दैट 60,000। हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और इसे 60,000 लिख देते हैं। सो दिस इज नाउ 60,000 ईच। नंबर ऑफ शेयर्स अगर चेंज नहीं हुए हैं तो शेयर प्राइस चेंज, तो शेयर का वैल्यू चेंज होना चाहिए इस समय, करेक्ट। अब यहाँ एक चीज और समझना जरूरी है कि जो वैल्यू चेंज हो रहा है वो एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेंज होके 12 रुपए हो जाएगा, करेक्ट। पर ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई और तीसरा मार्केट में आए जो 12 नहीं 13, 15, 20, 50 कुछ भी पे करने को तैयार हो इस बिजनेस के लिए, क्योंकि और हो सकता है कम पे करने को तैयार हो, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या व्यू है इस बिजनेस पे। उनको लगता है ये बिजनेस बहुत ग्रो करने वाला है इन फ्यूचर। सनराइज इंडस्ट्री है, मान लीजिए सोलर इंडस्ट्री है या डिफेंस इंडस्ट्री है या एआई से रिलेटेड कुछ है, तो हो सकता है वो इसके लिए 25 रुपए पे कर दे, राइट, 100 रुपए पे कर दे। और कोई पुरानी पीएसयू जैसी एंटिटी है जो डीग्रो कर रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या उन्हें बैलेंस शीट पे भरोसा नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, तो हो सकता है वो 12 रुपए देने को तैयार ही ना हो। 12 रुपए पर शेयर इज बुक वैल्यू पर शेयर। एक तरह से सोचें तो अगर मैं ये मान लूं कि नीचे जो हमने बैलेंस शीट यहाँ बना रखा है ये बिल्कुल करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है इस बिजनेस को, तो बेयर मिनिमम 12 रुपए हमें मिलना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट। क्योंकि जब हम एसेट्स को सेल करेंगे तो लाख रुपए के फिक्स्ड एसेट सेल होंगे और 20,000 रुपए का कैश है, तो 1,20,000 मिलना चाहिए जो हम दोनों में बंटना चाहिए टेक्निकली, करेक्ट। ये कंटेक्स्ट जो है बैलेंस शीट को 1 साल के एंड पे ले आया है। बैलेंस शीट के कुछ नंबर चेंज हुए हैं पर बैलेंस शीट अभी भी बैलेंस्ड है। कंपनी हो सकता है ये जो 20,000 रुपए है इसको फिर से कुछ एसेट्स खरीदने में यूज कर ले, तो मान लीजिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि कंपनी ने ये 20,000 रुपए जो हैं इसे यूज कर लिया है और फिक्स्ड एसेट ही खरीद लिए हैं इससे, करेक्ट। तो 1,20,000 के फिक्स्ड एसेट हो गए, एसेट में इंटरचेंज हो गया वहां पे। वापस उन्होंने मान लीजिए एक लैपटॉप और खरीद लिया या कुछ टेबल खरीद लिया है, कुछ भी खरीद लिया, करेक्ट। सो दैट्स एन एसेट व्हिच इज इट्स कॉल्ड एन एसेट बिकॉज इट इज गोइंग टू जनरेट बिजनेस फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये उन्होंने एक एसेट में कन्वर्ट कर दिया है। अब फिर से दूसरे साल बिजनेस हुआ,
दूसरा साल बिजनेस हुआ, मान लीजिए दूसरे साल के एंड पे कंपनी ने सारे खर्चे निकालने के बाद 30,000 का प्रॉफिट बनाया, तो एक बार फिर से हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट जो है वहां पे 30,000 दिखेगा और कैश में फाइनली हमें 30,000 एक्स्ट्रा दिखने वाला है। सेम सवाल पूछने वाली है कंपनी हमसे, आप ये पैसा रखेंगे या नहीं रखेंगे। अब तक हमने कंपनी को कितना पैसा दिया है? अब तक हमने 1 लाख वैसे खुद से दिया है, बट 20 और बढ़ गया है। 20 और बढ़ गया है क्योंकि वो हमारा क्लेम था और हमने वापस री इन्वेस्ट कर दिया। ये जो रिजर्व्स हम बोलते हैं इसे हम रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं, करेक्ट, री इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस भी बोलते हैं। आजकल बैलेंस शीट में इसे हम एक अदर इक्विटी के टर्म से देखते हैं। जब हम कोई बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा ये। तो हमारा क्लेम 1,20,000 था, हमारा रिटर्न इस साल 30,000 आया। 30,000 ऑन 1,20,000, तो हम देखेंगे एक तरह से 25% रिटर्न जनरेट किया कंपनी ने हमारे पैसे पे। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी टोटल कैपिटल पे अब देखेंगे, टोटल कैपिटल पे देखेंगे जितना पैसा अब तक लगा हुआ है, तो उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स दोनों ऐड हो जाएंगे। उस पे हमने रिटर्न चेक किया तो 30,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 हमने निकाला, दैट इज 25%। वेरी गुड, लास्ट ईयर 20% था, इस साल 25% है। तो हम कहेंगे अच्छा ये तो बहुत बढ़िया है, हमें पैसे की जरूरत है नहीं, तो आप फिर से इसे रख लीजिए। अब एक बैलेंस शीट का इंटरेस्टिंग इनसाइट निकल के आएगा कि राइट साइड में हम देख रहे हैं एसेट्स 1,50,000 हो गए, लेफ्ट साइड पे अभी 1,20,000 दिख रहा है, तो हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है कि ये 1,50,000 हो जाए। वो कहाँ करना चाहिए आपके हिसाब से? रिजर्व्स वापस बढ़ जाएंगे, तो रिजर्व्स बढ़ जाएंगे, राइट। अब रिजर्व्स का नंबर हो जाएगा 20,000 प्लस 30,000। तो ये बैलेंस शीट की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता है कि बैलेंस शीट क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, इस समय कंपनी का क्या स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो ये बता रहा है, तो ये क्यूमुलेटिव होती है, इसमें नंबर ऐड होता चलता है। अगर हम ये बिजनेस 10 साल करते रहेंगे तो जो रिजर्व्स का नंबर है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा शेयर कैपिटल के नंबर से, क्योंकि हमारा री इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। तो अब अगर हम इसे देखें तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज दिस विल बिकम 20,000 प्लस 30,000 विच इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 50,000। तो हम उसे 50,000 यहाँ लिख देते हैं, 150 दोनों तरफ आ गया। अब 150 दोनों तरफ हो गए, हमारा क्लेम 150 हो गया है। अगर हमारा क्लेम 150 हो गया है तो बुक वैल्यू पर शेयर कितना हो जाना चाहिए? 150 डिवाइड बाय 10,000, 15 रुपीज। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम अगर इसे चेक करने लगेंगे तो हमारे नंबर जो हैं वो कुछ इस तरह दिखने लगेंगे। लेट्स राइट 5,000 इंटू 15, 5,000 इंटू 15, तो यहाँ पे कुणाल 75,000 का वैल्यू इज 75, पीयूष का वैल्यू इज ऑल्सो 75,000। ये क्यूमुलेटिव नेचर दर्शा रहा है। अगेन प्लीज डोंट मिस्टेक दिस विद द मार्केट प्राइस। ये जो 15 रुपए है ये बैलेंस शीट के हिसाब से बुक वैल्यू जो होना चाहिए इक्विटी का वो है। ऐसा हो सकता है कि मार्केट में कोई इसी शेयर के 15 रुपए की जगह 150 रुपए देने को तैयार हो, कोई इसी शेयर के 12 रुपए देने को तैयार हो। मार्केट अपना वैल्यू अपने आप डिसाइड करेगा, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये हिस्ट्री है, राइट। अब तक जो हुआ है उसके हिसाब से मिनिमम 15 रुपए पर शेयर हमें मिलना चाहिए। मार्केट ऑब्वियसली फ्यूचर भी देख रहा है कि आगे क्या हो सकता है इस बिजनेस के साथ में। तो अगर सनराइज इंडस्ट्री है तो मार्केट ज्यादा वैल्यू देगा, अगर सनराइज इंडस्ट्री नहीं है तो मार्केट उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देगा, राइट। सो ये एक तरह से हम देखें अगर तो बैलेंस शीट का एक रूप बनता है कि हम जब स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस तो एक पॉइंट पे शेयर होल्डर्स ने कुछ पैसा डाला, दूसरे साइड वो पैसा कैश और बैंक बैलेंसेस में दिखा, फिर कंपनी ने उसे यूज करना शुरू किया, तो किसी फॉर्म में एसेट में वो पैसा आया, कंपनी ने बिजनेस जनरेट किया, बिजनेस की वजह से पैसा जनरेट हुआ। पैसा जनरेट होने के बाद में कंपनी ने पूछा शेयर होल्डर से कि ये आपको वापस चाहिए या आप री इन्वेस्ट करेंगे। वापस अगर हम लेते तो उसे हम डिविडेंड बोलते, वो हमारे शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शन में हमें दे दिया जाता, जो टर्म डिविडेंड कॉमनली यूज होता है, करेक्ट। हमने वापस नहीं लिया, हमने उस पैसे को वापस री इन्वेस्ट कर दिया, तो बैलेंस शीट में हमारा क्लेम बढ़ गया ऑन द लायबिलिटी साइड रिजर्व्स के फॉर्म में। अब वो टोटल क्लेम हमारा 2 साल के बाद 1.5 लाख रुपए का बता रहा है और एसेट्स हमें 1.5 लाख रुपए के ऑन दी अदर साइड दिख रहे हैं, करेक्ट। दिस इज अ वेरी बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ हाउ द बैलेंस शीट स्टार्ट्स, राइट। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन हम और ऐड कर सकते हैं कि एसेट कितनी तरह के हो सकते हैं, लायबिलिटी कितनी तरह की हो सकती है, हम पैसा कितनी तरह से रेज कर सकते हैं, हम उसको कितनी तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं, और बहुत सारे और टर्मिनोलॉजीज जो हैं निकल के बाहर आएंगे। पर ये एक बेसिक कंस्ट्रक्ट है विच इज गिविंग अस अ स्नैपशॉट ऑफ द बिजनेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो जब बैलेंस शीट बनता है, अगर आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलेंगे तो ऐसा लिखा आएगा 31 मार्च 2026 या 2025 या 2024 को ये बैलेंस शीट है। पीएनएल जो आता है वो आता है फॉर द पीरियड ऑफ
12 months or 3 months ending 31st March 2026 फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो P&L और कैश फ्लो आपके पीरियोडिक स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक स्नैपशॉट होता है, करेक्ट? इस समय अगर कंपनी बंद कर दी तो सारे एसेट बेच के और सारे लाइबिलिटीज रीपे करने का क्या सिचुएशन है वो बैलेंस शीट दिखा रहा होता है, करेक्ट? फेयर एनफ, दैट्स द इनिशियल अंडरस्टैंडिंग। सर इसमें अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे अपने केसेस लिए जहाँ पे सेकेंड ईयर का ही बात करते हैं, 30,000 हमने वापस कंपनी में रहने का डिसीजन लिया, अगर मैं विड्रॉ कर लेता वो एज कुणाल एंड पीयूष, तो सर मुझे बैलेंस शीट में क्या इम्पैक्ट दिखता उसका? तो अगर आपने मान लीजिए वो डिविडेंड के फॉर्म में ले लिया तो हम देखेंगे कि बेसिकली वो पैसा अब कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है, तो कैश हट गया क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड पे कर दिया, और क्योंकि हमारा क्लेम हमें लौटा दिया गया है, 30,000 रुपए लौटाए होंगे तो 15,000 रुपए दे दिए हैं, तो हमारा क्लेम 75,000 75,000 की जगह अब 60,000 ही रह जाना चाहिए। शेयर के वैल्यू पे अभी वापस आएंगे, और यहाँ पे रिजर्व्स में वो वैल्यू कम हो जाना चाहिए क्योंकि ये तो लौटा दिया गया है। तो अगर डिविडेंड दे दिया सडनली तो रिजर्व्स कम हो जाएंगे। यही चीज और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करें तो कई बार कंपनी बोनस इशुएंस कर देती है या कंपनी बायबैक कर लेती है, तो उस सब में पैसा एक तरह से लौटाया जा रहा है आपको। बोनस के केस में कैश नहीं दिया जा रहा है, एक शेयर दे दिया जा रहा है। बायबैक के केस में कुछ लोगों को जो बायबैक में टेंडर कर रहे हैं शेयर, उन्हें कैश दे दिया जा रहा है, और डिविडेंड सबको मिल रहा है, जो कॉमन शेयर होल्डर्स हैं सबको डिविडेंड मिल जा रहा है। तो सिचुएशन विल अगेन बिकम 20,000। हम दोनों का एग्जिस्टिंग क्लेम बिजनेस में अब वापस 60,000 पहुंच जाएगा। क्या शेयर प्राइस भी कम होगा सर? शेयर प्राइस वापस से 12 रुपए हो जाएगा। इफेक्टिवली जब डिविडेंड देती है कंपनी तो शेयर प्राइस नीचे होता है, उसी तरह बुक वैल्यू भी नीचे चला जाना चाहिए, करेक्ट? So that is the way if the company returns money. Now it is quite possible कि यहाँ पे कंपनी कहे कि भाई शेयर होल्डर्स को पैसा रिटर्न कर देते हैं और पैसा डेट के फॉर्म में रेज कर लेते हैं, राइट? ऐसा क्यों करेगी कंपनी? क्योंकि जनरली अगर आप देखें, मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें मैंने लोन दिया है और आपने इक्विटी होल्डिंग करी है, या हम दोनों इक्विटी होल्डर है मान लीजिए इसमें, और एक बैंक ने आके पैसा दिया है इस बिजनेस को, तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया तो पहला क्लेम उन एसेट्स पे बैंक का होगा, जिसने लोन दिया है उसका होगा। तो लोन जो दे रहा है फ्रॉम अ गिवर्स पर्सपेक्टिव, जिसने लोन दिया है उसके पर्सपेक्टिव से वो कम रिस्क अज्यूम कर रहा है। क्योंकि वो कम रिस्क अज्यूम कर रहे हैं तो उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम होगा। तो अगर हमने कुछ मांगा नहीं कंपनी से, पर अगर कंपनी ने पहले साल 20,000 की जगह 2,000 रुपए जनरेट किए होते तो आप और मैं खुश नहीं होते, राइट? We would have been a bit unhappy saying that look, we put in 1 लाख रुपीज, हमने 1 लाख रुपए डाला, 2% रिटर्न बना, इससे बेहतर तो एफडी कर देते, करेक्ट? तो एक तरह से आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी ये बता रहा है कि अगर रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है तो कल अगर कंपनी वापस कुणाल और पीयूष से पैसा मांगने आएगी तो हम खुश होकर देंगे, करेक्ट? हम री इन्वेस्ट करेंगे, राइट? पर अगर रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, छोटा है, तो पीयूष एंड कुणाल विल थिंक कि यार ये पैसा वापस बाहर निकाल लेते हैं और इसको कहीं और डाल देते हैं, निफ्टी में डालेंगे तो 10-12% निकल जाएगा, राइट? तो उससे कम पे रखने का कोई पॉइंट नहीं है। सो इन अ सेंस गुड कंपनीज शुड हैव गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट? थोड़ा सा और न्यूएंस है रिटर्न ऑन इक्विटी को समझने में, बट बिल्कुल सिंपल तरीके से सब समझें तो ये एक चीज दर्शा रहा है, करेक्ट? पर अगर मैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई निफ्टी जितना रिटर्न तो मिले कंपनी में, 12-13-14% रिटर्न तो हमें मिले, तो ये एक तरह से कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। पैसा रेज करने का कॉस्ट है, करेक्ट? एक्सप्लिसिट नहीं है, हम एक्सप्लिसिटली नहीं मांग रहे हैं कि हर साल चाहिए, राइट? ठीक है, पर अगर आएगा नहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो हम इस कंपनी को और पैसा देंगे नहीं, राइट? तो इम्प्लिसिटली या तो शेयर प्राइस उस तरह से बढ़ना चाहिए या बुक वैल्यू उस तरह से बढ़ना चाहिए या हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल ठीक है, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें लगेगा कि भाई इतना रिटर्न अगर नहीं आ रहा है तो मैं इस कंपनी को और पैसा नहीं दूंगा, करेक्ट सर? ठीक है। सो इफ अ बिजनेस इज थिंकिंग लॉन्ग टर्म, उन्हें कई साल ये बिजनेस रन करना है, उन्हें बार बार कैपिटल मार्केट्स में जाना है, तो वो चाहेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, करेक्ट? क्योंकि हम 12-13% एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमें पैसा बाद में मिलेगा, किसी ने लोन दिया है उन्हें पैसा पहले मिलेगा, तो जिसने लोन दिया है वो शायद 8-9% 10% पे खुश रहेंगे। तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ डेट छोटा होता है, करेक्ट? तो ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय काम करने के बाद में कंपनी कहे कि अब रादर देन रेजिंग मोर मनी थ्रू इक्विटी, डेट की तरह थोड़ा सा डेट भी रेज कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए जब आपने शुरू में कहा डेट ज्यादा होता है किसी कंपनी में, किसी में कम होता है, तो जरूरी नहीं है वो अपने आप में डेट खराब नहीं है, राइट? किसी बिजनेस में डेट की जरूरत होती है और डेट इफेक्टिवली शेयर होल्डर से
कम कीमत पे मिल रहा होता है, कम कॉस्ट पे मिल रहा होता है, उसके अपने चैलेंजेस होते हैं। शेयर होल्डर हर साल डेफिनेट रिटर्न नहीं मांग रहे हैं, डेट पे फिक्स्ड कॉस्ट आने वाला है क्योंकि बैंक हर साल एक इंटरेस्ट कॉस्ट मांगने वाला है, राइट? तो उसके चैलेंजेस अपने आप आते हैं। बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो अपने इश्यूज उठ के आएंगे, पर थोड़ा सा डेट लेना शायद किसी बिजनेस, कई सारे बिजनेसेस के लिए खराब नहीं होता क्योंकि कॉस्ट उसका कम होता है। ये ब्रॉड फाइनेंस थ्योरी है। अब जब मैं और आप बिजनेस रन करते हैं तो कई बार ये फिलॉसफी जरूरी नहीं है इस्टेब्लिश हो। बहुत सारे कंपनीज हैं जो डेट नहीं रखते। इन्फोसिस के पास डेट नहीं है, डीमार्ट के पास डेट नहीं है, HUL के पास डेट नहीं है, क्योंकि शायद उनका मैनेजमेंट ऐसा फील करता है कि व्हाई टेक अननेसेसरी सॉर्ट ऑफ रिस्क व्हेन इट इज नॉट नीडेड। ठीक है, मॉडर्न फाइनेंस थ्योरी के हिसाब से शायद ये सेंस मेक करेगा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी से कम कॉस्ट ऑफ डेट है तो थोड़ा लोन ले लिया जाए। पर कुछ मैनेजमेंट्स को ऐसा लगता है कि पीसफुल स्लीप इज बेटर। आई एम ओके विथ जनरेटिंग स्लाइटली लेसर रिटर्न, बट जैसे मान लीजिए कोविड जैसा पीरियड हुआ जहां सडनली शटडाउन होने लगे, जिसके पास बहुत डेट था वो ट्रबल में चला गया क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है आपका। पर जिसके पास डेट नहीं है वो थोड़ा सा ज्यादा आराम से पीसफुली उस पीरियड को निकाल सकता है। तो कई बार बिजनेसेस ये डिसीजन ये सोच के लेते हैं कि ऑन अ 20 ईयर 30 ईयर टाइम फ्रेम ऐसा कोई डिफिकल्ट पीरियड आ सकता है जब डेट मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो मैं वो पीरियड नहीं देखना चाहता। कुछ बिजनेसेस हैं वो ऐसा सोचते हैं कि मैं बोरोइंग करना चाहता हूँ बिकॉज मुझे बिजनेस में डेट की जरूरत है, बहुत कैपिटल चाहिए कुछ बिजनेसेस में। तो डिसीजन ऑन हाउ डू यू रेज मनी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेसेस, राइट? तो ये हमारा एक बेसिक कंस्ट्रक्ट हो गया कि कैसे बैलेंस शीट है, बन रहा है, काम कर रहा है, वी कैन मूव फ्रॉम हियर। करेक्ट। सो सर, रियल लाइफ में कोई, जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, कोई एक्चुअल कंपनी की हम बैलेंस शीट देख सके, क्या कॉम्प्लेक्सिटी उसमें ऐड हो जाती है कंपेयर टू अ नॉर्मल कंस्ट्रक्ट? तो हम समझना चाहे तो कोई एग्जाम्पल जो आप बोलो हम ले। ठीक है, तो वहां पे जाने से पहले एक बार हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्ट बना लेते हैं कि बैलेंस शीट में जो कंपोनेंट्स हैं वो किस किस तरह के कंपोनेंट्स हैं, राइट? तो लेट मी एक्चुअली राइट सम ऑफ दैट हियर। ऑन द एसेट साइड, राइट, हम टिपिकली दो तरह के एसेट्स हो सकते हैं। या तो लॉन्ग टर्म एसेट्स होंगे, राइट, जैसे कि आइसक्रीम वेंडिंग मशीन जो भी अपन ने देखा, मशीन हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, इसमें भी सेगमेंट्स आते हैं, हम उस पे आते हैं अभी। या मान लीजिए शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं। जो शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं उन्हें हम करंट एसेट्स बोलते हैं। ओके, सो वी विल राइट देम एज करंट एसेट्स। यहाँ पे भी मैं इसे एसेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। अब करंट एसेट, शॉर्ट टर्म एसेट का एक एग्जांपल है कि मान लीजिए मैं डीमार्ट जैसा स्टोर हूं, तो स्टोर के अंदर जो सामान पड़ा है, स्टोर मेरा लॉन्ग टर्म एसेट है। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग खरीद लिया तो स्टोर लॉन्ग टर्म एसेट है, पर स्टोर के अंदर अगर पानी का बॉटल पड़ा है जो मैं बेच रहा हूं, या साबुन पड़ा है जो मैं बेच रहा हूं, तो ये शॉर्ट टर्म एसेट है क्योंकि ये एक छोटे से पीरियड में रेवेन्यू जनरेट कर देगा। इसे हम स्टॉक या इन्वेंट्री बोलते हैं। ओके, ठीक है, तो ये एक करंट एसेट का एग्जांपल हो गया। कैश मेरा करंट एसेट होता है। जो भी एसेट मुझे शॉर्ट पीरियड में, जनरल कन्वेंशन हम 1 साल लेते हैं, पर कई बार बिजनेस साइकिल के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, सिंप्लिसिटी के लिए 1 साल मान ले। जो भी एसेट मेरा 1 साल के अंदर मुझे पैसा जनरेट कर देगा वो करंट एसेट है। जो 1 साल से ज्यादा का लाइफ रखता है वो लॉन्ग टर्म एसेट है। फर्नीचर लॉन्ग टर्म एसेट है, ठीक है, बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट है, मशीनरी लॉन्ग टर्म एसेट है, मैंने ट्रक खरीदा वो लॉन्ग टर्म एसेट है। पर मान लीजिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा कुछ बनाने के लिए, वो जनरली शॉर्ट टर्म एसेट होगा। ठीक है, मैंने किसी एम्प्लॉय को लोन दे दिया 1 महीने के लिए, वो एक शॉर्ट टर्म एसेट है क्योंकि पैसा वापस आ जाएगा मेरे पास 1-1.5 महीने बाद। करेक्ट। सो इस तरह से हमने एसेट्स को डिवाइड कर दिया। इसी तरह जब हम लायबिलिटी की साइड देखेंगे तो ऑन द लायबिलिटी साइड जनरली अगेन लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं इसे। सो लायबिलिटीज में हम कई बार लायबिलिटीज एंड इक्विटी लिखते हैं या इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। तो सबसे पहले आ गया हमारा इक्विटी, जो हमने अपने एग्जांपल में देखा था। इक्विटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक शेयर कैपिटल होता है, एक रिजर्व्स होता है। जो बेसिकली 1 लाख जो हमने डाला वो, जो 1 लाख डाला था वो शेयर कैपिटल, और जो री इन्वेस्ट हम करते चल रहे थे वो रिजर्व्स। अगेन रिजर्व्स कैन गेट कॉम्प्लिकेटेड, उसमें और चीजें ऐड हो सकती है बाद में, पर अभी के लिए हम सिंपल रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ले सकती है। मार्केट से लोन उठा लिया मान लीजिए 5 साल का, करेक्ट, तो वो हो गया मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। करेक्ट, राइट। एंड जैसे मेरा शॉर्ट टर्म एसेट है वैसे ही मेरा करंट या शॉर्ट टर्म
लायबिलिटी है। अब ये एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कस्टमर से एडवांस ले लिया। ओके। मैं किताब बेचता हूँ, किताब मैंने डिलीवर नहीं किया पर उससे पहले मैंने एडवांस ले लिया। ओके। ठीक है, तो मेरा लायबिलिटी है कि मैं किताब कस्टमर तक पहुंचाऊं शॉर्ट पीरियड में, 1 हफ्ता, 3 दिन, 4 दिन, जो भी। तो इस समय अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये मेरे पे लायबिलिटी आ गया, क्योंकि पैसा मैं ले चुका हूं एक तरह से। किसी भी फॉर्म में मेरा सोर्स ऑफ फंड्स, जहां से मुझे कुछ पैसा मिल रहा है, वो मेरे लायबिलिटी के साइड पे आएगा, ये समझना जरूरी है। और किसी भी फॉर्म में मेरा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जिससे मैं बिजनेस जनरेट कर पाऊंगा, वो मुझे एसेट का फॉर्म बना देगा। तो करंट लायबिलिटी के और एग्जांपल हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1 महीने का लोन लिया बैंक से जाके, तो वो एक शॉर्ट टर्म लोन हो गया, वो करंट लायबिलिटी हो गया। मान लीजिए मैंने बिल्डिंग या फैक्ट्री बनाने के लिए 4 साल का लोन लिया, तो वो मेरा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गया। और क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं जो कि यहाँ पे प्ले आउट करेंगे। हमने शुरू में एक एग्जांपल देखा था कि ये पेन मैंने मान लीजिए आपको बेचा, पर आपने मुझे इसका पेमेंट नहीं किया, करेक्ट। तो मेरे बैलेंस शीट पे ये एक एसेट है, करंट एसेट हो गया, ये करंट एसेट है, इसे हम रिसीवेबल बोलेंगे। पर अगर आप अपना बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपने सामान ले लिया है मुझसे, पैसे नहीं दिए हैं, तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो आपके बैलेंस शीट पे ये करंट लायबिलिटी दिखेगा। तो दैट इज हाउ यू आर विजुअलाइजिंग दिस बिजनेस। ये सेग्रीगेशंस हैं। अब लॉन्ग टर्म एसेट जो हम देखते हैं, जनरली एसेट का क्लासिफिकेशन कैसे हो रहा है, ये भी एक छोटा सा पॉइंट हमें समझना जरूरी है। कि मान लीजिए बिजनेस ने बिजनेस करते समय एक पेन खरीदा और एक टेबल खरीदा, ठीक है, दोनों में पैसा बाहर गया, पर एक को आपने P&L पे एक्सपेंस के फॉर्म में देख लिया और दूसरे को आपने एसेट बना दिया। इसका कॉन्सेप्ट कैसे डिसाइड हुआ कि जो पेन है वो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 1 साल में कंज्यूम हो जाएगा, पर टेबल जो है उसका एक यूजफुल लाइफ है जो 1 साल से ज्यादा है। तो जब भी मैंने पैसा खर्च किया टू बाय समथिंग, अगर उसका एक यूजफुल लाइफ है जिसके ऊपर वो मुझे रेवेन्यू जनरेट करेगा या बिजनेस जनरेट करेगा, तो वो एसेट की तरह क्लासिफाई हो जाएगा। ठीक है, और टाइम पीरियड में 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। और अगर 1 साल से कम में कंज्यूम हो जा रहा है, जैसे सैलरी है, while we say human capital is like an asset, but eventually I'm paying salary every month to somebody, so that's an expense, right? It will not reflect on the balance sheet in some sense, right? तो ऑब्वियसली बैलेंस शीट के लिमिटेशंस आएंगे, वो हम बाद में आएंगे तब डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं बैलेंस शीट को देखने में। पर ब्रॉड क्लासिफिकेशन का तरीका यह है कि मान लीजिए कोई भी चीज मुझे ओवर अ पीरियड रेवेन्यू जनरेट कर रही है, तो वो मुझे लॉन्ग टर्म एसेट के फॉर्म में दिखेगी। यहाँ पे एक और बाइफर्केशन या क्लासिफिकेशन आ जाता है कि मान लीजिए मैं सीमेंट बनाता हूँ, तो मैंने 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके और एक फैक्ट्री खरीदा। ये फैक्ट्री का यूजफुल लाइफ 10 साल है, तो मैंने एसेट बना दिया 4,000 करोड़ का। ये एक तरह का एसेट हुआ। दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए मैं एक FM रेडियो स्टेशन रन करता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैंने गवर्नमेंट को जाके लाइसेंस फी पे किया 10 साल के लिए और 4,000 करोड़ रुपए दिए। ये भी एसेट है, क्योंकि ये मुझे 10 साल पे वो FM रेडियो स्टेशन रन करने लगेगा। पर पहले केस में मैं एक फैक्ट्री को देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, उसे हम टेंजिबल एसेट बोलते हैं। सो दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज अ टेंजिबल एसेट। तो वो लॉन्ग टर्म एसेट का एक पार्ट हो गया। लॉन्ग टर्म एसेट का एक फॉर्म इज टेंजिबल एसेट। और दूसरा केस जो हम लाइसेंस का एग्जांपल देख रहे थे, वो इनटेंजिबल एसेट होगा, विच इज बेसिकली समथिंग दैट इज नॉट टचेबल बट इट इज स्टिल एन एसेट। मैं इसको टच नहीं कर सकता, छू नहीं सकता, पर ये फिर भी एक एसेट है मेरे लिए, क्योंकि ये बिजनेस जनरेट करेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक क्लासिफिकेशन और आ जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल का। ऑब्वियसली और क्लासिफिकेशंस हैं और टर्मिनोलॉजीज हैं जो आएंगे, पर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमें ये 4-5 लाइन आइटम्स दिखने वाले हैं। लॉन्ग टर्म एसेट, करंट एसेट, लॉन्ग टर्म को हम नॉन करंट भी बोलते हैं, और करंट एसेट, इक्विटी, नॉन करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, सो ये कंस्ट्रक्ट हो गया। अब वी कैन प्रोबेबली स्टार्ट डिस्कसिंग सम कंपनीज एंड थिंक अबाउट कि उनका बैलेंस शीट कैसा दिखने वाला है, क्या विजुअलाइजेशन है उनका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। टेल मी व्हाट would you want to pick? आपने बीच में डीमार्ट का एग्जांपल लिया, तो आई थिंक डीमार्ट से स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, लेट अस चेक इफ वी हैव डीमार्ट्स बैलेंस शीट ओपन हियर समवेयर। ये सब इरेज कर देते हैं एक बार। तो ये डीमार्ट का एनुअल रिपोर्ट हमने निकाला। सबसे पहले मिलेगा कहाँ से हमें बैलेंस शीट, अगर हमें देखना है तो हम स्क्रीनर जैसे किसी वेबसाइट पे जा सकते हैं।
एंड किसी भी कंपनी के लिए हम सर्च कर सकते हैं. मान लीजिए डी मार्ट को हमने एवेन्यू सुपरमार्ट्स की तरह सर्च करना शुरू किया, तो स्क्रीनर पे तो हमें ऊपर ही यहाँ पे हेडर्स में दिखेगा आपको एक बैलेंस शीट का एक हेडर है, जिसमें आप देखेंगे ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ बैलेंस शीट का डेटा आपको मिलेगा. सो टोटल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट्स, दे आर मैचिंग ईच अदर, ईयर वाइज आपको दिए हुए हैं. लाइबिलिटीज में आप देखेंगे इक्विटी, कैपिटल एंड रिजर्व जो हमने बात किया था. करेक्ट. बोरोइंग्स आपके लॉन्ग टर्म बोरो, ये यहाँ पे क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग तरह से है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की तरह नहीं कर रखा है इन्होंने, बट सारे बोरोइंग्स को एक साथ क्लब कर दिया है. और बाकी कोई और लाइबिलिटी अगर है तो ठीक है. मान लीजिए मैंने कहीं से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, राइट, तो वो मुझे वापस लौटाना है. करेक्ट. राइट. सो दैट्स अ लाइबिलिटी फॉर मी. करेक्ट. या मैंने रॉ मटेरियल खरीद दिया, उसका पेमेंट नहीं किया अभी तक, या मुझे कस्टमर ने एडवांस दे दिया. अगर एक तरह से सोचे, मुझे जो भी चीज़ लौटानी है किसी को, वो लाइबिलिटी है. करेक्ट. ठीक है. एंड एसेट साइड में आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट हो गए. एक टर्म है CWIP, इस पे हम आएंगे अभी. व्हाट इज CWIP? कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं. मान लीजिए मैंने लैंड खरीद लिया, या मैंने म्यूचुअल फंड ही खरीद लिया, तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं. मैंने किसी और कंपनी में स्टेक खरीद लिया, तो वो भी एक इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आ सकता है. करेक्ट. अच्छा, स्टेक खरीदते समय थोड़ा सा न्यूएंस है कि अगर मैंने 50% से ज़्यादा स्टेक खरीद लिया तो वो मेरी सब्सिडरी बन जाएगी. इस केस में उसका पूरा नंबर सीधा आ जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं दिखेगा. पूरी की पूरी कंपनी दिखेगी मुझे अपने बैलेंस शीट में ऐड होगी. करेक्ट. पर मान लीजिए मैंने 5% स्टेक खरीदा किसी कंपनी में, तो वो एज एन इन्वेस्टमेंट मुझे दिखेगा. और फिर कुछ और एसेट्स हो सकते हैं, इनको हम ओपन करके अभी देख लेंगे. इनके पास एक प्लस का साइन है कि व्हाट ऑल बेसिकली कम्स अंडर दैट. बट बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट ब्रॉड मुझे बैलेंस शीट का यहीं से मिल जाएगा. ठीक है. फिर मैं जा सकता हूं देखने कि मैं डॉक्यूमेंट्स पे गया और मैंने एनुअल रिपोर्ट को क्लिक कर दिया. तो अगर एनुअल रिपोर्ट को क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये 2025 का एनुअल रिपोर्ट हमें मिलेगा. इस एनुअल रिपोर्ट में हम थोड़ा सा फॉन्ट को इंक्रीज कर देते हैं ताकि हमें डिटेल्स मिल जाएं. यहाँ पे आप देखेंगे कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिपोर्ट्स हैं. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हमें दिख रहा है. कौन सा देखना चाहिए सर? डिपेंड करता है आप कौन से किस तरह के बिजनेस को देख रहे हैं. जनरली कंसोलिडेटेड में सारे सब्सिडरीज का नंबर एडेड होता है. स्टैंड अलोन प्योर बिजनेस होता है. सब्सिडरी क्या है? जहां पे आपका 50% से ऊपर स्टेक है. तो मोस्ट बिजनेसेस में कंसोलिडेटेड मेक सेंस. कुछ केसेस में अगर सब्सिडरीज बहुत ही डाइवर्जेंट से सब्सिडरीज हैं, राइट, तो आप शायद स्टैंड अलोन अलग से देखें और सब्सिडरीज को अलग से देखें. आप जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर L&T का बैलेंस शीट उठाएंगे, तो उनके सब्सिडरीज में आपको LTI माइंट्री भी दिखेगा, उनके सब्सिडरीज में आपको L&T फाइनेंस होल्डिंग्स भी दिखेगा. तो वो काफ़ी डाइवर्स बिजनेसेस हैं, तो वहाँ शायद स्टैंड अलोन देखना और फिर सब्सिडरीज को अलग से देखना बेहतर होता है. बट डी मार्ट के केस में जो सब्सिडरीज हैं, डी मार्ट रेडी जो है वो एक सब्सिडरी का पार्ट होगा, तो इट्स ओके, यू कैन लुक एट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज वेल. ठीक है. तो अब हम जैसे मान लीजिए कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें एक व्यू दिखेगा बैलेंस शीट का, जिसमें पहले ऊपर आपको एसेट्स दिख रहे हैं. इसे और थोड़ा सा हम फॉन्ट इंक्रीज कर देते हैं तो हेडर्स हमें ठीक से दिखने लगे. फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025. फोटो है, वीडियो नहीं है. हाँ, और ये 1 घंटे बाद चेंज हो सकता है. अगर मान लीजिए कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन ले लिया, तो लाइबिलिटी में 1000 करोड़ ऐड हो जाएगा लोन में, और कैश और बैंक बैलेंस 1000 करोड़ से ऊपर चला जाएगा. तो ये एक स्नैपशॉट है जो हर मिनट हर घंटे पे चेंज हो सकता है. राइट. आप ब्रॉड हेडर्स देखेंगे पहले बिफोर वी गो इनटू द निटिग्रिटीज ऑफ ईच ऑफ दीज. आप सबसे पहले आप देखेंगे कि इधर एसेट्स में इन्होंने नॉन करंट एसेट्स दिखा रखे हैं और फिर करंट एसेट्स दिखा रखे हैं. नीचे जाएंगे तो आप लाइबिलिटीज चेक कर पाएंगे. लाइबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो वहां पे आपको पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे ऊपर आपको इक्विटी दिखेगा, राइट, विच इज दिस पार्ट. राइट. Then you have non-current liabilities, long term, and then you have current liabilities, जो short term liabilities हैं. ठीक है. तो मल्टीपल तरह के liabilities आपको आ गए. ये दोनों ऑब्वियसली मैच करेंगे. ये बैलेंस शीट आपका एक कंस्ट्रक्ट निकल आया. अब अलग अलग बिजनेसेस के अलग अलग न्यूएंसेस होते हैं. कुछ बिजनेसेस में कैपिटल इंटेंसिटी ज्यादा होती है. मुझे बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए. या तो मैं वो इक्विटी के फॉर्म में रेज करूंगा या मैं डेट के फॉर्म में रेज करूंगा. राइट. कैसे पता करें कि किस बिजनेस में कैपिटल इंटेंसिटी ज़्यादा है, किस बिजनेस में कम है? तो एक सिंपल तरीका यह है कि आप बिल्कुल थंब रूल आप यूज़ कर सकते हैं कि अगेन एक रेशियो में कन्वर्ट हो जाएगा ये, कि आप बैलेंस शीट का साइज़ देख लें. यहाँ जाके देख लेते हैं. तो इनका बैलेंस शीट का साइज़ कुछ 24,000-26,000 करोड़ के आसपास है सितंबर 2025 में. राइट. और अगर मैं P&L को देखूँ तो 25,000 करोड़ के बैलेंस शीट पे ये कुछ 66,000 करोड़ का सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं. 60-65,000 करोड़ के आसपास. देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड.
कम एसेट यूज करके ज्यादा सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट वी आर सीइंग। यही चीज अगर मैं आपको जस्ट एज अ कॉन्ट्रास्ट एयरटेल के लिए दिखाऊं, राइट? तो एयरटेल का सेल्स 2 लाख करोड़ का है लगभग, पर मैं बैलेंस शीट साइज पे जाऊंगा तो 5 लाख करोड़ का बैलेंस शीट साइज है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, राइट? आपको स्पेक्ट्रम खरीदना है, आपको टावर लगाने हैं, उसके बाद आप कुछ रोल आउट कर पाएंगे, राइट? यू हैव टू बेसिकली ओन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी में हमने जैसे फिक्स्ड एसेट और शॉर्ट टर्म एसेट्स देखे, तो आप देखेंगे फिक्स्ड एसेट इटसेल्फ इज लाइक ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास का नंबर है यहाँ पे, राइट? 3,95,000 करोड़ के आसपास का नंबर है। सिमिलर एग्जाम्पल आप देखिए मारुति। अगर मैं मारुति देखूं, कार बनाती है, यहाँ पे भी बड़ा होना चाहिए नंबर। इंटरेस्टिंगली कार मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इट इज मैकेनाइज्ड, डज नॉट रिक्वायर दैट मच, मतलब बड़ा होगा पर उतना बड़ा नहीं होगा जितना एयरटेल का है। तो जैसे ऑलमोस्ट 1.25 लाख करोड़ का सेल्स है, राइट? कंपेरेबल सेल्स नंबर है, पर आप बैलेंस शीट का साइज देखेंगे तो 1,38,000 करोड़ है, जो कि वहां पे इन द कंटेक्स्ट ऑफ समबडी लाइक एयरटेल वाज 5 लाख करोड़, राइट? आप फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो एयरटेल का 10 गुना था इनसे। एयरटेल 3,80,000 करोड़ के आसपास था, ये 35,000 करोड़ के फिक्स्ड एसेट पे काम कर रहा है। बोरोइंग्स भी इनके पास बहुत कम है, इनके पास बोरोइंग्स भी कम होंगे, क्योंकि आप नोट करें बोरो क्यों कर रहा है कोई। बोरो आप कर रहे हैं क्योंकि या तो आपको बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाना है, उसके लिए बोरो करेंगे, या मेरा बिजनेस में डे टू डे ऑपरेशंस एक्टिविटी इतने इंटेंस है कि मैं कुछ काम करता हूं पर पैसा आता ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे उसको रन करने के लिए, जो हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, पर उसके लिए मुझे बोरोइंग हो सकता है ज्यादा रखना पड़े। मारुति के केस में गाड़ी बनाने में बहुत ज्यादा, मतलब देयर इज ऑब्वियसली सम फैक्ट्री अमाउंट नीडेड, इट इज मोर देन डीमार्ट, बट इट इज नॉट एज हाई एज एयरटेल, राइट? तो एक फैक्ट्री है, मैंने कार मैन्युफैक्चर किया, कार बेचते समय मुझे पैसा पहले मिलेगा। आप जाएंगे डीलर को पहले पेमेंट करेंगे, डीलर को मारुति ज्यादा से ज्यादा 7 से 15 दिन का एक पीरियड देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप जब गाड़ी खरीदते हैं तो या तो आप पेमेंट करते हैं या बैंक पेमेंट करता है, राइट? जो डीले है वो आपके और बैंक के बीच में है। मारुति को उनका पैसा गाड़ी देने से पहले या गाड़ी देने के साथ साथ ही मिल जाएगा ऑलमोस्ट, राइट? कई बार जब वेटिंग पीरियड होता है कार खरीदते समय, तो हम पेमेंट कर चुके होते हैं और फिर कार बनती है, तो इनफैक्ट वो हमारे पैसे पे बिजनेस रन कर पा रहे हैं उस समय, राइट? व्हेन वी टॉक अबाउट वर्किंग कैपिटल वील रियलाइज अ लिटिल बिट न्यूएंस अराउंड दैट। बट अच्छा बुरा जरूरी नहीं है कि हम बैलेंस शीट का साइज देखें और उससे बोलें कि भाई एयरटेल तो खराब बिजनेस है या मारुति अच्छा बिजनेस है, ये गलत है बोलना, ठीक है? कुछ बिजनेसेस में बाय नेचर आपको ज्यादा एसेट लगाने पड़ेंगे। अभी पावर प्लांट लगाना है, स्टील प्लांट लगाना है, तो एसेट्स होंगे। टाटा स्टील के केस में एसेट्स होंगे, राइट? यू कैन नॉट रन दैट बिजनेस विदाउट एक्चुअली पुटिंग हेवी इन्वेस्टमेंट इनटू इट। कई बार दैट आल्सो वर्क्स एज अ गुड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मतलब आज टेलीकॉम बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया है, पहले नहीं होता था, अब प्रॉफिटेबल हो गया है, पर कंपटीशन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि कंपटीशन आने के लिए पहले 5 लाख करोड़ का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जो एग्जिस्टिंग कंपटीशन है वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है इन सच अ सिनेरियो, तो समटाइम्स इट क्रिएट्स अ मैसिव एंट्री बैरियर, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जरूरी है। तो 2 ही प्लेयर हैं, 2 बहुत स्ट्रांग हैं, वो अपना बिजनेस रन कर पा रहे हैं, वो प्राइस बढ़ा पा रहे हैं इन दिस सिनेरियो, राइट? वेयरएज जहां पे बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिटी नहीं चाहिए, एक तरह से बिजनेस के लिए अच्छा है, पर एक तरह से कॉम्पिटिटर के लिए भी अच्छा है, राइट? कोई नया जना वो बिजनेस शुरू कर देगा, अगर किसी के पास 10, 15, 20 हजार करोड़ रुपए हैं, तो आप उस तरह का बिजनेस फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज द वे यू स्टार्ट इवेल्युएटिंग सम ऑफ दीज थिंग्स। देयर इज नथिंग गुड और बैड। ऐसा नहीं है कि बैलेंस शीट साइज बड़ा है तो खराब हो गया या छोटा है तो अच्छा हो गया। ऑब्वियसली छोटा है तो उसके अपने एडवांटेजेस हैं, बड़ा है तो उसके अपने न्यूएंसेस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो हमें केस बाय केस चेक करना है। अभी मैं सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा था कि अलग अलग कंपनीज को हम कैसे देख रहे हैं और कैसे चेक कर रहे हैं। ये जो रेशियो हम देख रहे थे, बेसिकली सेल्स वर्सेस एसेट, इसे हम टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। कि ₹1 के एसेट को लेके आप कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, या बेसिकली ₹100 के एसेट को लेके आप कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं। इसी का एक वेरिएंट होता है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, जिसमें हम कह रहे हैं कि ₹100 के फिक्स्ड एसेट लेके आप कितना सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल। तो जहां ज्यादा कर पा रहे हैं वहां पे आपको एसेट की जरूरत कम है। इट इज लेस एसेट इंटेंसिव एज अ बिजनेस। जहां ज्यादा एसेट चाहिए वहां आपका टर्नओवर रेशियो कम हो जाएगा। उस तरह के बिजनेस में थोड़ा सा आपको न्यूएंस चेक करना पड़ता है कि जब टाइम ट्रबलसम आता है तो क्या होता है। ये जो हम सुनते रहते हैं एसेट लाइट बिजनेस वर्सेस एसेट हेवी बिजनेस, दैट इज व्हाट वी आर बेसिकली लुकिंग एट सम ऑफ दीज बैलेंस शीट्स हियर। सो ये एक इंट्यूटिव सेंस हमारा है जो हमने देखा।
अब इसके अंदर हम जाके और क्लासिफिकेशंस को और डिटेल में चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स हैं, किस तरह से वो आ रहे हैं। एक दो नंबर मैं यही आपको बता देता हूं क्योंकि ये सिंपल कंस्ट्रक्ट है एक तरह से देखने का। तो यहाँ पे एक टर्म है जो हम देख रहे हैं, CWIP। ओके, CWIP स्टैंड करता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, राइट। व्हाट डज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मीन कि मान लीजिए मैं फैक्ट्री बना रहा हूँ, अगर फैक्ट्री बन गई 31 मार्च तक तो वो फिक्स्ड एसेट में आ जाएगा। ओके, पर मान लीजिए फैक्ट्री अधूरी है, बनी नहीं, तो मैं पैसा खर्च कर चुका हूं, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। जब खत्म हो जाएगा तब ये अमाउंट ऊपर चला जाएगा इन माय फिक्स्ड एसेट इवेंचुअली। तो अगर कोई बिजनेस बहुत सारा केपेक्स कर रहा है तो कैपिटल, और मान लीजिए उनका केपेक्स साइकिल थोड़ा लंबा है कि 1 साल में खत्म नहीं होता है, स्टील कंपनी है, बहुत सारा केपेक्स कर रही है, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नंबर आपको बड़ा दिखने लगेगा। लेट्स एक्चुअली चेक अगर ऐसा दिखता है हमें। लेट्स सी, वन एग्जांपल कुड बी, आई थिंक सेल शायद कुछ कुछ केपेक्स कर रहा है, हम देखते हैं। बहुत ज्यादा, जैसे यहाँ पे वो केपेक्स कर रहे थे तो आप देखेंगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस का नंबर बड़ा दिख रहा है। टाइम्स भी बढ़ गया सर, रिसेंट टाइम्स बढ़ गया है। वो क्लेम कर रहे हैं कि वो काफी करने वाले हैं केपेक्स, तो ये नंबर बढ़ेगा। जैसे जैसे ये बढ़ेगा आपको ये दिखाएगा कि आगे आने वाला है। ये आप चेक कर सकते हैं अगर आपको CWIP बड़ा दिख रहा है किसी लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड मतलब स्टील कंपनी को केपेक्स करने में 3 से 4 साल लगते हैं। ओके, पूरा प्लांट रेडी होके कमीशन होने में। राइट, जब पूरा रेडी होगा तब वो फिक्स्ड एसेट में दिखेगा, पर तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिखता जाएगा। तो अगर मैसिव केपेक्स हो रहा है इस तरह के बिजनेस में तो आपको CWIP देख के चेक करके पता चल जाएगा कि ये कंपनी केपेक्स कर रही है। केपेक्स जब कमीशन होगा तो सेल्स बढ़ जाएगा, अगर ऑब्वियसली मार्केट कंडीशंस अच्छे रहे। तो एक तरह से CWIP आपको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू दे रहा है कि पॉसिबली द कंपनी इज एडिंग कैपेसिटी एंड दैट मे बी यूजफुल इन सम केसेस, राइट। सो दैट्स CWIP दैट इज देयर। बाकी के हेडर्स हम एक एक करके डिस्कस करते चल सकते हैं एज वी गो अलोंग। सो सर, मेन बैलेंस शीट में जैसे हम वापस आते हैं, आपने कहा कि एक एक करके हम डिस्कस कर सकते हैं, तो आई थिंक डीमार्ट का केस ही हम वापस स्टडी करके देख सकते हैं कि वन लाइन आइटम ब्रॉडर सेंस में क्या होती है। करेक्ट। तो अगर हम डीमार्ट के केस में देखें तो जनरली डीमार्ट के लिए वेल नोन है कि वो अपने सारे स्टोर खुद खरीदते हैं, राइट, ज्यादातर स्टोर खरीदते हैं, राइट। तो आप देखेंगे कि प्रिडोमिनेंट अमाउंट ऑफ उनका कैपिटल जो आपको दिखेगा, एसेट्स जो आपको दिखेंगे वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हेडर में दिखेंगे। ओके, सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं उनका टोटल बैलेंस शीट का साइज आप देखेंगे तो 24,000 करोड़ के आसपास दिख रहा है 2025 में। लेट्स एक्चुअली मार्क दैट एंड लेट्स यूज दिस कलर। तो ये आप देखेंगे 24,000 करोड़ दिख रहा है। इसमें से लगभग 14,000 करोड़ का प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। ये इनके स्टोर्स हैं, ठीक है। स्टोर्स का जो एग्जिस्टिंग वैल्यू कैरी हो रहा है वो है, मतलब जब आप कोई एसेट खरीदते हैं तो उसका वैल्यू धीरे धीरे डिप्लीट होता जाता है। मान लीजिए मैंने गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की और उसका यूजफुल लाइफ 5 साल है, तो 1 साल बाद 8 लाख का वैल्यू बचेगा, उसके 1 साल बाद 6 लाख का वैल्यू बचेगा। ये जो अमाउंट हर साल डिडक्ट होता जा रहा है इसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। P&L में जाता है, वो P&L में डेप्रिशिएट होता जाएगा। और यहाँ जो हम देख रहे हैं बैलेंस शीट पे ये फाइनल नेट वैल्यू है। तो ये 10 लाख 8 लाख 6 लाख ऐसा दिखेगा यहाँ पे। अगर मुझे 10 लाख का वैल्यू ढूंढना है तो वो मैं इसके नोट्स में जाके देख सकता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट एनुअल रिपोर्ट में एक नोट्स का सेक्शन है, वहां पे ग्रॉस वैल्यू मिलेगा कि कॉस्ट क्या था, वो भी मिल जाएगा मुझे। तो ये तो हो गया प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, जो भी फैक्ट्री है, जमीन है, आपने कुछ अगर बिल्डिंग बनाया है, मशीनरी है, वो सब इसके अंडर दिखेगा। दिस इज दैट हेडर, करेक्ट। देन यू सी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस एज द सेकंड लाइन आइटम, ठीक है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जैसा हमने डिस्कस किया, वो स्टोर बना रहे थे पर वो 31 मार्च को स्टोर खत्म नहीं हुआ बनते हुए, तो अगले साल पीपीई में दिखेगा, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में, पर अभी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में दिख रहा है। और हो सकता है अगले साल कुछ बना रहे हो जो तब खत्म ना हो तो वो CWIP में दिखेगा, करेक्ट। इसके बाद कुछ लाइन आइटम्स थोड़े से ट्रिकी हैं, हम बहुत डिटेल में सब में नहीं जाएंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के। अगर ये वीडियो कोई इन्वेस्टर देख रहा है जो बैलेंस शीट पढ़ के इन्वेस्ट करना चाहता है, हाँ जी, तो वो अगर वो ये देख रहा है कि कंपनी हर साल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बढ़ाती जा रही है, तो क्या उसको एक पॉजिटिव साइन की तरह देखेगा? सो पहला पॉइंट ये कि सिर्फ बैलेंस शीट देख के शायद कंप्लीट व्यू मिलेगा नहीं, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं पहले कि कंपनी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बहुत बड़ा बताया, ठीक है। जब आप कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बता रहे हैं तो
ऐसा लग रहा है केपेक्स हो रहा है, राइट, पर फिर वो आपने राइट ऑफ कर दिया बीच में। अच्छा ऐसा भी होता है राइट, कुछ कंपनीज ने ऐसा किया है इन द पास्ट, देयर आर एग्जांपल्स ऑफ सच कंपनीज। सो व्हेन दैट इज हैपनिंग, इफ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि अरे ये तो कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इससे इनका सेल्स बढ़ जाना चाहिए और मैं ये देख के इसके बेसिस पे डिसीजन ले लूं, तो कई बार ये क्लॉज थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि वो ऑडिटिंग इज डिफिकल्ट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। राइट, फैक्ट्री है तो उसका ऑडिट इज सिंपलर, क्योंकि वो तैयार है, प्रोडक्शन कर रही है, यू कैन गो एंड चेक। पर मैं कहूं कि मैं फैक्ट्री बना रहा हूं, उस पर मैं एक्स अमाउंट ऑफ पैसा खर्च कर चुका हूं, वहां पे इसका ऑडिट कर पाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो कई बार इसे मिसयूज भी किया जा सकता है। यस, अगर कोई स्टेडी कंपनी है जो ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट है, आप उनके बारे में जानते हैं, लार्ज कैप बिजनेस है या मिड कैप बिजनेस है, इस्टेब्लिश्ड बिजनेस है, वो अगर CWIP दिखा रहा है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि ये कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं। क्योंकि ये कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, तो अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। इफ द बिजनेस हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द पास्ट कि उनका एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अच्छा है, उन्होंने पहले ये दिखाया है, लास्ट टाइम जब केपेक्स किया था उन्होंने सही टाइम पे किया था। देखिए, एक तरीका होता है कि बिजनेस इज डूइंग बिजनेस एज यूजुअल। दूसरा मैकेनिज्म होता है कि मार्केट डिमांड बढ़ रहा है और मैनेजमेंट उसको फोरसाइट से देख पाया और उसके साथ केपेक्स कर दिया। राइट, एक एग्जांपल दिखाता हूँ उसके अराउंड भी मैं आपको। वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल्स अराउंड दैट इज अ कंपनी कॉल्ड आयशर मोटर्स। तो आयशर मोटर्स का अगर आप ये हमने पहले भी एक आध जगह डिस्कस किया था। हमने क्यूरियस इन्वेस्टर की सीरीज आपके साथ बनाई थी, उसमें जब हमने डिस्कस किया था कि अगर आप जाके इनका वॉल्यूम देखेंगे, राइट, तो इस तरह का मैनेजमेंट जो कि अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है विथ एन इंक्रीजिंग डिमांड, तो आप यहाँ नोट करेंगे कि दे यूज्ड टू सेल समथिंग लाइक 50,000 बाइक्स अ ईयर इन 2010, और ये नंबर 8 लाख बाइक चला गया 2018 में। ऑब्वियसली मार्केट ग्रो किया, इनका मार्केट शेयर लगभग 90-95% के आसपास है, वो प्रीमियम बाइक्स रॉयल एनफील्ड के सेगमेंट में। पर कोई और कंपनी ऐसा भी कर सकती थी कि अपना कैपेसिटी 3 लाख या 4 लाख पे इस्टेब्लिश करके रख देती कि हमें और रिस्क नहीं लेना, और अगर वेटिंग पीरियड बढ़ता है तो बढ़ता चले, कोई बात नहीं। राइट, डिमांड 8 लाख है मार्केट में, पर हम 4 लाख की ही कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। दिस कंपनी वॉज एबल टू इंक्रीज कैपेसिटी। तो अगर अगली बार ये CWIP में दिखाएं नंबर या इनके कैपेसिटी एक्सपेंशन के प्लान आए, तो मार्केट इस पे ज्यादा ट्रस्ट करेगा, विजवी कोई और कंपनी जिसने पहले जब केपेक्स किया उसके बाद वो केपेक्स यूज ही नहीं हुआ। मान लीजिए आपने बहुत सारा केपेक्स डेट लेके कर दिया और उसके बाद वो आप यूज नहीं कर पाए, तो फिर मार्केट उस पर कम भरोसा करेगा। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी एंड मैनेजमेंट टू मैनेजमेंट की मार्केट उसको क्या वैल्यू देना चाह रहा है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन इन सिंपल सेंस, अगर आप मैनेजमेंट को ट्रस्ट करते हैं और CWIP का नंबर बढ़ रहा है, तो आप ब्रॉडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि ये केपेक्स कर रहे हैं, दे सी समथिंग इन द फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड एंड दे आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ इट। ठीक है, दैट्स अ फेयर असेसमेंट, राइट। विल दे मेक मनी ऑन इट और नॉट? देखो, वैल्यूएशन में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो स्टॉक में, तो उसमें 50 और पैरामीटर्स हैं, राइट। मेरा ये गेज कर पाना कि कंपनी केपेक्स कर लेगी या कर रही है और इससे उनका सेल्स इंक्रीज हो जाएगा और क्योंकि उससे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा तो मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ पे मुझे ये भी सोचना जरूरी है कि क्या मेरे जैसे 100 और लोग हैं जो ये ऑलरेडी सोच चुके हैं और स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है इस प्रोसेस में। अगर स्टॉक ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है इस पूरी ग्रोथ को, तो ग्रोथ होगी पर स्टॉक विल नॉट डू वेल। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अगेन इंडिया में, राइट। द PE में ऑलरेडी हैव प्राइस दैट इनटू द प्रोसेस, करेक्ट। सो that is the answer to CWIP. It is a useful tool, but I can't use it as the only. सिर्फ उसको देख के मैं बहुत बड़ा जजमेंट नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। लेट्स गो बैक टू आवर डीमार्ट थिंग। अब इसके बाद कुछ और हेडर्स आपको दिखेंगे। आई थिंक सारे हेडर्स में जाना जरूरी नहीं है एट दिस पॉइंट, बिकॉज इवेंचुअली दैट बिकम्स अ वेरी सॉर्ट ऑफ ट्रिकी और बहुत छोटे से पॉइंट को बहुत ज़्यादा तूल देने वाली बात है। हर एक बिजनेस के लिए एक सिंपल थंब रूल ऐसा मान सकते हैं कि जो बैलेंस शीट का साइज है, यहाँ कुछ 24,000 करोड़ के आसपास है, अगर उससे एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर कोई वैल्यू है तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करते हैं। अगर वैल्यू मान लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 करोड़ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, राइट। या अगर वैल्यू किसी पर्टिकुलर एसेट का, जैसे मैं यहाँ देखूँ डेफर्ड टैक्स एसेट 7 करोड़ है, तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा आई विल नॉट ब्रेक माई हेड ओवर दैट।
इफ इट इज मोर देन आई विल ब्रेक माई हेड ओवर इट। वहां पे फिर हम समझने की भी कोशिश करेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है। सारे लाइन आइटम्स आई थिंक डिस्कस करना मे बी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस थिंग, बट मोटा मोटा हम मेजर चीजें समझ लेते हैं। तो पीपीई हमने समझ लिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हमने समझ लिया। अब आता है राइट ऑफ यूज एसेट्स। ये अगेन एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा टॉपिक आ गया है। 2020 के बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैव आस्क्ड कंपनीज कि अगर आप लीज पे हैं, ऑपरेटिंग लीज पे, मान लीजिए आपने रेंट पे कुछ ले रखा है जो लॉन्ग टर्म रेंट है, करेक्ट, तो ये एक ऑपरेटिंग लीज कहलाता है। ठीक है, इसे आपको फाइनेंशियल लीज में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको बैलेंस शीट में दिखाना रहेगा इसको। तो अभी मैं मान लीजिए ये बिल्डिंग जो है जिसमें हम बैठे काम कर रहे हैं, ये हमने रेंट पे लिया है, तो मेरे पीएनएल में ये रेंट का खर्चा दिखेगा, राइट। पर अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका यूजफुल लाइफ लंबा है, 5 साल का है, तो मुझे इसे फाइनेंसिंग लीज की तरह दिखाना है। तो अब मैं कैसे दिखाऊंगा? लॉजिकली 2 नोशनल एंट्री आएंगे। नोशनल इसलिए क्योंकि ये एक्चुअली हो नहीं रहा है, एक्चुअली मैं रेंट पे कर रहा हूँ, ठीक है। पर नोशनल एंट्री ये आ रहा है कि मैंने मान लीजिए नोशनल बोरोइंग किया, तो लाइबिलिटी साइड पे मुझे एक लीज लाइबिलिटी दिखेगा, ये एक नोशनल नंबर है। और वो बोरोइंग करके मैंने नोशनली ये बिल्डिंग खरीद लिया, तो एसेट साइड पे मुझे एक नोशनल एसेट दिखेगा, राइट। ये राइट ऑफ यूज एसेट वो है, ठीक है। दिस राइट ऑफ यूज एसेट इज बेसिकली डीमार्ट के केस में ये वो स्टोर्स हैं जो डीमार्ट ने रेंट पे ले रखे होंगे, उनको ऐसे दिखाया जा रहा है कि ये मान लीजिए अगर उन्होंने खरीद लिया होता तो उसका क्या वैल्यू होता। अब देयर इज अ मैथमेटिकल प्रोसेस ऑफ अराइविंग एट इट फॉर द ले इन्वेस्टर जो हम बाहर से इसको देख रहे हैं। इट इज नॉट वेरी इजी टू अराइव और यू नो लुक एट दिस नंबर। जहां पे बहुत बड़ा रेंटल होगा वहां ये नंबर बड़ा होगा और प्रोमिनेंट हो जाएगा, जैसे इस केस में है। इस केस में भी मतलब आप देखेंगे तो प्रिडोमिनेंटली क्योंकि ज्यादातर स्टोर उन्होंने खरीदे हैं, तो आपको प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट वाला नंबर, प्रॉपर्टी प्लांट वाला बड़ा दिख रहा है। ये नंबर 1700 के आसपास दिख रहा है, वो 143 के आसपास है। ये 1700 है, वो 14,300 के आसपास दिख रहा है आपको, राइट। बट अगर एयरलाइन बिजनेस आप देखेंगे इंडिगो, तो वहां पे क्योंकि सारे प्लेन लीज पे होते हैं, एयरक्राफ्ट लोग खरीदते नहीं है, वो लोग सेल एंड लीज बैक करते हैं, तो अब उसके बैलेंस शीट में कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। इसका एक और इम्पैक्ट आ जाता है पीएनएल पे। इसका पीएनएल पे ये इम्पैक्ट आता है कि पहले आप जो रेंट पे कर रहे थे, आपने बिजनेस से रेवेन्यू जनरेट किया, रेवेन्यू के बाद में आपने एक्सपेंसेस किए, एक्सपेंसेस में रेंट था, उसके बाद आपका इबिट्टा का लाइन आया, प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का लाइन आया। अब ये जो रेंट है इसे हमने हटा दिया और हमने अज्यूम कर लिया कि हमने लोन लिया, नोशनल लोन, और नोशनल लोन लेने के साथ में हमने एक एसेट खरीद लिया नोशनली। तो ये जो रेंट का अमाउंट है ये इबिट्टा के नीचे आ गया। उस नोशनल लोन पे हम इंटरेस्ट पे करेंगे, और जो नोशनल एसेट है उस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, तो इबिट्टा नंबर ऊपर दिखेगा। इबिट्टा मार्जिन विल जंप। आई विल शो यू एन एग्जांपल ऑफ दैट आल्सो, राइट। सो इफ यू लुक एट एन एग्जांपल, मेरी 4 एंट्री आ गई, उससे मेरा बैलेंस शीट अगेन टैली हो गया है। बैलेंस शीट तो टैली हो जाएगा बिकॉज यू आर इवेंचुअली क्लासिफाइंग इट इन बोथ द साइड्स इन दैट कंटेक्स्ट। बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर मैं जैसे पीवीआर आइनॉक्स देखूं, ठीक है, और 2020 में ये रूलिंग आया था, इंड AS 116 का इज द ट्रीटमेंट दैट हैपेंस। लुक एट द PNL एंड लेट मी ट्राई एंड सी इफ आई कैन शो दिस क्लियरली। आप यहाँ देखेंगे एक साल इनका ऑपरेटिंग मार्जिन 19% है यहाँ पे, राइट। उसके अगले साल इनका ऑपरेटिंग मार्जिन सडनली बढ़ के 32% हो गया है। बट हुआ क्या है, जो रेंट था जो 2019 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर आ रहा था, वो आप देखेंगे अब यहाँ पे योर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन नंबर्स हैव इंक्रीज्ड, राइट। तो नेट लेवल पे कोई इम्पैक्ट ज्यादा नहीं होगा। इनफैक्ट दे आर वर्स ऑफ इन 2020 देन व्हाट दे वर इन 2019, पर इबिट्टा मार्जिन आपका एडजस्ट हो गया है। तो कई बार आप अगर टीवी पे किसी एनालिस्ट को सुनेंगे या कोई न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे, तो एनालिस्ट बोलते हैं हम एडजस्टेड इबिट्टा प्री इंड AS 116 इबिट्टा निकालते हैं, तो वो उसको वापस रेंट में क्लासिफाई करके कंपेयर हो पाए पिछले साल का इस साल से, 2020 से अब, राइट। सो ये 2020 के पहले के नंबर और उसके बाद के नंबर स्ट्रिक्टली कंपेरेबल नहीं है। दैट इज अ स्लाइटली ट्रिकी थिंग। आई थिंक इफ यू आर एन इनिशियल इन्वेस्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ बिजनेसेस में इंपॉर्टेंट होगा, बट कहाँ से आ रहा है वो समझाने का तरीका ये है कि रादर देन रेंट मैंने अज्यूम कर लिया कि नोशनली बोरोइंग किया, नोशनली उसको मैंने यूज करके एक एसेट खरीद लिया। जो एसेट नोशनली आया वो राइट ऑफ यूज एसेट है, जो बोरोइंग है वो आप दूसरे साइड देखेंगे आपको लीज लाइबिलिटी दिखेगा। देयर इज अ नॉन करंट लीज लाइबिलिटी और देयर इज अ करंट लीज लाइबिलिटी।
जिस साल लीज बनता है ये दोनों नंबर सेम होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट अलग होता है, देयर इज अ स्लाइट कॉम्प्लिकेशन और इंट्रिकेसी इन टर्म्स ऑफ कैसे वो कैलकुलेट हो रहा है, उसमें नहीं जाएंगे। फिर कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज मान लीजिए इन्होंने जाके कुछ लैंड खरीद लिया या कुछ इनके पास कैश पड़ा था, इससे उन्होंने कुछ खरीद लिया। एक टर्म आता है गुडविल, राइट? सो नाउ गुडविल इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड अगेन प्रोबेबली टू अंडरस्टैंड गुडविल लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि गुडविल कहाँ से आ रहा है हमारे पास। तो इंट्यूटिव सेंस जो होता है वो ये होता है कि गुडविल इज ब्रांड वैल्यू, ठीक है, और गलत नहीं है एक तरह से वो है, पर फिनेंशियल कंटेक्स्ट में गुडविल को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि ये किस सिचुएशन में आता है, ठीक है। आप किसी कंपनी से पूछें जाके अगर कि आपको क्या लगता है आपका ब्रांड वैल्यू अच्छा है या बुरा है, तो हर कंपनी कहेगी अच्छा है। तो ये तो सब्जेक्टिविटी है, आप गुडविल कैसे क्रिएट करके अपने बैलेंस शीट पर डालेंगे, दैट कांट बी हैपनिंग। फिनेंस इज अ वेरी ऑब्जेक्टिव फील्ड लार्जली, ठीक है। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे, तो गुडविल आने का एक सिचुएशन होता है। मान लीजिए देयर आर टू कंपनीज, देयर इज कंपनी ए एंड कंपनी बी, एंड कंपनी ए जो है उसने अक्वायर किया कंपनी बी को, ठीक है, अक्वायर्स कंपनी बी, ठीक है, कैश एक्विजिशन है। तो इन्होंने मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए पे किए कंपनी बी को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। कंपनी बी के एसेट्स 500 करोड़ ही थे, तो वापस कितना आया? 500 करोड़ की चीज आई। मान लीजिए एक बिल्डिंग है जो 500 करोड़ की है, इन्होंने 1000 करोड़ दे दिया उसको खरीदने के लिए, 500 करोड़ का एसेट आपके बैलेंस शीट पे आ गया। तो अब यहां बैलेंस शीट बैलेंस नहीं होगा, करेक्ट, क्योंकि -1000 हुआ और +500 हुआ, करेक्ट। तो अब 500 का गैप है। तो यहां पे what happens is in terms of accounting you add something called as goodwill of 500. तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, ये एक तरह से बैलेंसिंग एंट्री है, ठीक है। आपने अज्यूम किया कि 500 करोड़ की चीज के 1000 करोड़ आपने इसीलिए पे किए होंगे कि भाई कुछ ब्रांड वैल्यू होगी, कुछ गुडविल होगा, इसीलिए पे कर रहे हैं, नहीं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हेंस द नेम गुडविल। रियल लाइफ में ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि गुडविल हो। कई बार ऐसा होता है कि बिडिंग वॉर हो गया। आप आईपीएल देखते हैं? yes. आईपीएल में जो ऑक्शन होता है उसमें कई बार हम देखते हैं कुछ प्लेयर्स का वैल्यू जो है वो सब्सटेंशियली ऊपर चला जाता है देन व्हाट यू वुड बिलीव द वैल्यू वुड बी। जैसे सर केकेआर में कैमरन ग्रीन आई थिंक विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट इज अ गुड प्लेयर, वेरी गुड प्लेयर, बट 27 ऑड सीआर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वाज गिवन। वो इसलिए हुआ क्योंकि 2-3 टीम्स बिडिंग वॉर में चले गए, और जब बिडिंग वॉर में चले गए तो एक वैल्यू ऊपर चलता चला गया। सेम चीज किसी बिजनेस के साथ हो सकता है। 2 बिजनेसेस स्टार्टेड बिडिंग ऑन एन एसेट एंड वैल्यू ऊपर चलता चला गया। तो जो आपको 500 करोड़ में खरीदना था, किसी और ने 600 बोला, आपने 700 बोला, उन्होंने वापस 800 बोला, आपने 900 बोला, उन्होंने 950 बोला, आपने 1000 में खरीद लिया। तो अब ये जो एक्स्ट्रा पे कर दिया ये आपके बैलेंस शीट पे एज गुडविल दिखने वाला है, ठीक है। कुछ केसेस में रेलेवेंट होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ एसेट एक्वायर किया, आपके बिजनेस के अंडर उस एसेट की वैल्यू ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कई बार सिनर्जीज होते हैं। एक स्टील कंपनी ने एक दूसरा स्टील कंपनी का प्लांट एक्वायर किया, पर जिस स्टील कंपनी ने एक्वायर किया, द एक्वायरिंग कंपनी, उनके पास आयरन ओर और कोल के माइन हैं, ओके, तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट कम है, तो उन्हें रेडी कैपेसिटी मिल गई, तो उन्हें फायदा हो गया, possibly margin correct margin they can generate more margin than what the target company was generating. तो कई बार ये बेनिफिट होता है। या मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है, मैंने एक ब्रांड खरीद लिया, तो मैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे वो ब्रांड बेच सकता हूँ, राइट। एक सिंपल एग्जांपल देखें तो एटर्नल बॉट दिस पेटीएम इनसाइडर वाला जो बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने डाल दिया, राइट, इवेंट बुकिंग टिकटिंग वाला बिजनेस। उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जूरी स्टिल आउट कि उन्होंने क्या पे किया, कितना पे किया, वैल्यू था नहीं था, पर आप सोचें तो इनके पास वैल्यू ज्यादा है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन काफी स्ट्रांग था। मे बी दे सी सम वैल्यू इन दैट डिस्ट्रीब्यूशन। नॉट टू से पेटीएम डिड नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूशन, पेटीएम आल्सो हैड डिस्ट्रीब्यूशन, बट Zomato may have been thinking और Eternal may have been thinking in that sense कि भाई हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन तो है ही, अगर इसी क्लाइंट सेट को हम कुछ और बेच सकते हैं ऑन द सेम रेल्स, मे बी इट्स अ बेनिफिट टू बाय दिस आउट। तो कई बार वैल्यू होता है गुडविल। थोड़ा सा सब्जेक्टिव सा टॉपिक है क्योंकि जिसने पे कर दिया वो हमेशा क्लेम करेगा कि वैल्यू है, राइट। आई विल शो यू एग्जांपल्स। और जो करने वाला है वो हमेशा ये नेगोशिएट करेगा कि नहीं है वैल्यू, तो कम पे करूं मैं एक्स्ट्रा।
करेक्ट, ओके, राइट. सो आइडियली आप चाहते हैं कि अच्छा, गुडविल के ट्रीटमेंट में भी थोड़ा सा चैलेंज आता है. तो जो गुडविल का नंबर आता है, इंटेंजिबल एसेट है ये, ठीक है. जब हम फैक्ट्री या ट्रक खरीदते हैं तो उसे हम डेप्रिशिएट करते हैं, ठीक है. इंटेंजिबल एसेट को हम अमोर्टाइज करते हैं, ओके, ठीक है. इट इज डेप्रिसिएशन फॉर इंटेंजिबल एसेट्स व्हिच इज कॉल्ड एज अमोर्टाइजेशन. द गुडविल हाउएवर कैन नॉट बी अमोर्टाइज्ड. आप ऐसा सोचो कि एक कंपनी ने जाके 1000 करोड़ या 500 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दिया, ठीक है, किसी एसेट के लिए. तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा कि मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको अमोर्टाइजेशन का बेनिफिट नहीं दे सकता, क्योंकि this is your problem, you went and overpaid for something, correct? So goodwill cannot be amortized. Goodwill is treated for impairment. Okay. ठीक है. सिंपल शब्दों में बोलें तो कंपनी ए ने कंपनी बी को अक्वायर किया 1000 करोड़ देके, 500 करोड़ एक्स्ट्रा पे कर दिया. अब उन्हें हर साल ये चेक करना है कि क्या अगर हम ये वापस बेचें तो हमें 1000 करोड़ मिलेगा या नहीं मिलेगा. सिंपल शब्दों में, राइट. सो दे आर सेइंग दैट इफ आई सेल इट अगेन फॉर 1000 करोड़, विल आई गेट बैक द सेम अमाउंट दैट आई पेड. ठीक है. अगर हाँ, तो गुडविल वैसा ही रहेगा, मेरी बैलेंस शीट पे गुडविल मेंटेन रहेगा. ओके. अगर नहीं, तो आपको गुडविल को राइट ऑफ करना है. मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया, अब आपको मिलेगा नहीं. राइट ऑफ कैसे? एक बार में पूरा कर देता हूँ, 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, डिपेंडिंग ऑन द मैनेजमेंट. ठीक है. इसका भी एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, किसने राइट ऑफ किया था, क्यों किया था. बट आप सोचें अगर, तो फ्रॉम द, मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ जिसने ये एक्विजिशन किया, राइट. पिछले साल मैंने 500 करोड़ की चीज के 1000 करोड़ पे कर दिए. अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर मैं ये वापस बेचने जाऊंगा तो क्या मुझे 1000 करोड़ मिलेगा? मोस्ट लाइकली नहीं मिलेगा. अगर नहीं मिलेगा तो मैंने ये मान लिया कि मैंने लास्ट ईयर गलती कर दी. करेक्ट. ऐसा मैं क्यों मानूंगा? तो नहीं मानेगा. ठीक है. एक ये क्वेश्चन हाइपोथेटिकल है, क्योंकि मैं ये वापस बेचूंगा नहीं, मैंने पिछले साल ही खरीदा है. दूसरा ये सवाल मुझसे है, तो मैं अपनी गलती मानूंगा नहीं. तो आई विल ऑलवेज क्लेम कि हाँ, अगर हम बेचने गए तो 1000 करोड़ मिल जाएगा. लॉयर जज दोनों आप ही हो गए इसमें. करेक्ट. तो ये चेक कैसे होगा? जब तक अगर एसेट बेचा ही नहीं गया तो ये चेक कैसे होगा? राइट. मार्केट अपने विजडम में चेक कर लेगा कि आपने ओवर पे कर दिया है. राइट. ठीक है. तो मेरा स्टॉक प्राइस रिफ्लेक्ट कर देगा इस चीज को, पर बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट करने के लिए मुझे एक्चुअली एसेट को बेचना पड़ेगा, जो मैं करूंगा नहीं, या मुझे बहुत ही ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली ये एसेस करना पड़ेगा, जो मैं करूंगा नहीं. राइट. कुछ कंपनीज करते हैं, बहुत सारे कंपनीज नहीं करते हैं. तो कॉन्सिक्वेंटली द गुडविल नंबर कैन कीप अपीयरिंग फॉर अ फेयर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. अब इसका यह मतलब नहीं है कि हमेशा गुडविल का नंबर खराब है. जैसा मैं कह रहा हूं, कई केसेस में गुडविल का वैल्यू होता है. किसी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्ट्रांग है तो वो अक्वायर्ड एसेट को ज्यादा यूज कर सकते हैं एज कंपेयर टू जो टारगेट कंपनी करती थी, जो हमने कुछ एग्जांपल्स लिए. राइट. तो वहां गुडविल रह सकता है. राइट. आईपीएल के टर्म्स में ही बोलूं तो प्रोबेबली एटलीस्ट एविडेंस ये बता रहा है कि श्रेयस अय्यर के केस में शायद वो गुडविल काम कर रहा है. राइट. राइट. आई मीन इट्स अ वेरी वेग एग्जांपल. कॉर्पोरेट में भी आई थिंक जोमेटो ने जब ब्लिंकिट एक्वायर किया था तो उस समय लोगों को लगा कि नहीं है, ये गलत है, बट दैट डिड वेरी वेल. नाउ मोस्ट ऑफ द वैल्यू एक्चुअली कम्स फ्रॉम ब्लिंकिट एज अ बिजनेस. राइट. सो मे बी the management sees something and they've acquired. Market may have its own set of views initially, but the market will turn around over a period of time. वो depend करता है कई बार. ठीक है. Basically from the purview of goodwill, अब गुडविल के होने की वजह से आपको कुछ चीजें और सोचनी पड़ती है. ठीक है. एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ आपको. मान लीजिए कि there's a company whose balance sheet exists. यहाँ पे हमने assets लिखे, यहाँ पे हमने liabilities लिखे. ठीक है. एसेट्स में हमने मान लीजिए फिक्स्ड एसेट डाले 1000 करोड़ के, गुडविल हमने डाल दिया 1000 करोड़ का, और करंट एसेट हमने डाल दिया 1000 करोड़ के. यहाँ पे हमने इक्विटी जो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स है ये हमने डाल दिया 2000 करोड़ का, और डेट हमने डाल दिया जो कि लाइबिलिटी है लगभग 1000 करोड़ की. ठीक है. अब अगर मैं इस बैलेंस शीट को देखूं तो इंट्यूटिवली मुझे ये लगेगा कि बुक वैल्यू 2000 करोड़ है यहाँ पे. राइट. पर ये मुझे पता तभी चलेगा जब ये बिजनेस बेचा जाएगा. मान लीजिए बिजनेस बंद हुआ, बिजनेस को सेल कर दिया. जब मैं बिजनेस को सेल करने गया तो ये सब मुझे बेचना है 3000 करोड़. अज्यूम करो गुडविल मुझे मिला ही नहीं, तो ये 1000 करोड़ फिक्टिशियस एसेट है, ये तो बैलेंसिंग फिगर था. तो इक्विटी वालों को 1000 करोड़ का लॉस हो जाएगा. तो अब मेरे पास आए 2000.
2000 में से 1000 का मैंने डेट रिपे कर क्योंकि दिया उन लोग का प्रायोरिटी ऊपर है, क्योंकि उनका प्रायोरिटी ऊपर है, तो मेरे पास बच गया 1000। तो इक्विटी वालों को 1000 का नुकसान लेना पड़ता तो ये जो इक्विटी का वैल्यू है ये एक्चुअली सही है नहीं। कुछ है। केसेस में और प्रॉब्लम हो सकता है। अगर मान लीजिए गुडविल 3000 होता और ये साइज 5000 होता और डेट इधर 3000 होता, तो हो सकता है कि मुझे इक्विटी वाइप आउट ही हो जाता। राइट। तो ऐसे कुछ केसेस में जहां गुडविल ज्यादा बड़ा है, मैं जनरली ये थंब रूल रखता हूं कि अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट साइज का 10-15% से ऊपर है तो आप एक बार बैलेंस शीट को बिना गुडविल के देख लीजिए। अब बिना गुडविल में लायबिलिटी साइड में बाकी सब आपको पे करना है, इक्विटी से गुडविल हटा दीजिए। ओके। तो एक तरह से टेंजिबल इक्विटी निकल आएगा आपका कि मान लो गुडविल 0 आया जब आपने बेचा, तो फिर कितना बुक वैल्यू बच गया वो चेक कर लेना चाहिए। कुछ कुछ केसेस में गुडविल बहुत बड़ा नंबर होता है और बड़ा नंबर बैलेंस शीट को थोड़ा फिक्टिशियस सा बना देता है। करेक्ट। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं इन द पास्ट। जैसे अगर आप देखेंगे 2007 में टाटा स्टील ने कोरस को अक्वायर किया था, कोरस स्टील इन यूरोप। व्हेन दे वेंट टू अक्वायर, एंड इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, अक्वायर करते समय उन्होंने कुछ $8 बिलियन का बिड डाला। ओके। फिर कोई और कॉम्पिटिटर कंपनी आई थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली इट वाज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ CSN। अगेन आई कुड बी रॉन्ग हियर, माय मेमोरी इज अ बिट हेजी, 18 साल पुरानी बात है, बट एंड मे बी यू कैन चेक, नेट पे आपको मिल जाएगा ये। तो बिडिंग वॉर शुरू हुआ, तो फाइनली दे एंडेड अप आई थिंक पेइंग $12-13 बिलियन। टाटा ने ही बाई किया। टाटा नहीं बाय किया, ओके। 12-13 बिलियन पे बाय किया। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो गुडविल था। ओके। ठीक है, फिर ये कुछ साल उनके बैलेंस शीट पे था, धीरे धीरे करके उन्होंने राइट ऑफ किया इसे, क्योंकि ऑब्वियसली दैट एसेट डिड नॉट वर्क आउट एज वेल, इट मेड लॉसेस फॉर मल्टीपल ईयर्स, तो उन्होंने धीरे धीरे उसको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, ऐसे ही 2006 में या 5 में डॉक्टर रेड्डीज वेंट एंड अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड बीटा फार्म इन जर्मनी। तो आप फार्मा मार्केट देखेंगे तो जैसे इंडिया का फार्मा मार्केट है, आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब अ मेडिसिन। तो आपको अगर बुखार आ रहा है तो डॉक्टर या तो डोलो लिखेंगे या क्रोसिन लिखेंगे या काल्पोल लिखेंगे। इन सब का अंडरलाइंग सॉल्ट जो है वो पैरासिटामॉल है। तो हमारे यहाँ का जो मार्केट है ये ब्रांडेड जेनेरिक्स मार्केट है। यूएस में पैरासिटामॉल लिखा जाता है जैसे, तो सीधा पैरासिटामॉल बिकेगा, कोई ब्रांड नहीं है उसके ऊपर। ओके, मैं कोई सी भी ब्रांड का बिक सकता है, कोई सी भी ब्रांड का पैरासिटामॉल, वो पैरासिटामॉल के नाम से ही बिकेगा। ओके, ठीक है। तो हमारा मार्केट ब्रांडेड जेनेरिक्स मार्केट है, जहां ब्रांड के नाम से ड्रग बिकता है। तो आप जाएंगे तो आपको डॉक्टर डोलो लिखेंगे, आप डोलो खरीदेंगे। आप केमिस्ट के पास भी जाएंगे तो आपको डोलो याद रहेगा, तो आप डोलो परचेज करेंगे, राइट। जर्मनी वाज आल्सो अ मार्केट लाइक दिस। डॉक्टर रेड्डीज वेंट एंड अक्वायर्ड आई थिंक अ कंपनी कॉल्ड बीटा फार्म। जैसे ही उन्होंने अक्वायर किया उसके 6 या 8 महीने बाद या इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम द जर्मन गवर्नमेंट केम और उन्होंने मार्केट को ब्रांडेड जेनेरिक से हटा के जेनेरिसाइज कर दिया। तो उन्होंने कहा ब्रांड्स नहीं हो सकते। अगेन इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट अराउंड दिस एग्जांपल। तो आपने जो ब्रांड्स के लिए पे किया वो ब्रांड्स का वैल्यू खत्म हो गया है अब टेक्निकली, क्योंकि आप ब्रांड का नाम यूज नहीं कर सकते। तो डॉक्टर रेड्डीज ने गुडविल को अगले 2 साल में राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो एक्स्ट्रा पे किया था उसका कोई वैल्यू है नहीं, वो ब्रांड का कोई वैल्यू नहीं। गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिया, तो रूल चेंज कर दिया, उन्होंने राइट ऑफ कर दिया। देयर कुड बी अदर एग्जांपल्स, कंपनीज डू दिस। उनके बैलेंस शीट पे आपको ये दिखेगा, छोटा नंबर है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल एसेट्स, अगर 10, 15, 20% के आसपास या उससे ऊपर नंबर है तो आपको थोड़ा सा केयर के साथ चेक करना चाहिए कि ये वापस आएगा या नहीं आएगा गुडविल का नंबर। गुडविल सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब किसी कंपनी ने किसी और कंपनी को अक्वायर किया है। तो अगर हम डीमार्ट के केस में गुडविल देख रहे हैं तो वो इसलिए आ रहा है कि इन्होंने कभी ना कभी किसी न किसी एसेट को अक्वायर किया होगा। इसलिए हमें ये छोटा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर नहीं है। I think if I see it correctly, 78 crores. So that's not a very large number. Correct. You don't need to worry too much about it. But that is what goodwill is. Right. किसी केस में नंबर बड़ा हो सकता है। जैसे I think Zomato में बड़ा होगा, HUL में बड़ा होगा। We can check. Let's check Eternal का बैलेंस शीट। इसमें आप अगर फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो यहाँ पे आप इंटेंजिबल एसेट्स जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपको 6000 करोड़ का एक नंबर दिख रहा है। करेक्ट। दिस मोस्ट लाइकली शुड बी गुडविल। मोस्ट लाइकली वी कैन अगेन का एक्विजिशन के टाइम का एनुअल रिपोर्ट में भी चेक कर सकते हैं कि अगर इन्होंने कहीं पे गुडविल को क्लियरली स्पेसिफाई कर रखा है। ओके, तो लेट्स चेक दिस आउट। दिस इज कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स। यस, यू विल सी दिस गुडविल नंबर हियर। यहाँ पे हमें ये गुडविल दिख रहा है, और ये क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ कुछ अक्वायर करते चल रहे हैं तो इनका गुडविल शायद बढ़ता जा रहा है। राइट, ठीक है। इनके केस में प्रोबेबली देयर इज अ सेंस टू कीप द गुडविल देयर, बिकॉज़ टेक के प्रोडक्ट है तो
और वो वैल्यू जनरेट कर रहे हैं उससे, राइट, मतलब इन्होंने जो पे किया शायद उससे ज्यादा वैल्यू मार्केट उनको दे रहा है अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो there's a value that can get created on that. There's another example. HUL had acquired in 2021 Horlicks और Boost from GSK Consumer Healthcare. तो मैं देखता हूँ अगर HUL, जैसे ये HUL का हमारे पास एनुअल रिपोर्ट ओपन है, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि जब अक्वायर किया तब उन्होंने you will see a goodwill number coming here. Yes, 17,000. लास्ट ईयर ये नंबर 36 करोड़ का था, ये 17,000 करोड़ का गुडविल पे हुआ है, राइट? अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं है, पर यू विल अज्यूम दैट HUL का जो बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, दे विल बी एबल टू यूटिलाइज Horlicks and Boost much better than let's say what a GSK Consumer Healthcare could have. So the jury is out there, but आप फिर भी एक बार मान सकते हैं कि HUL एक्चुअली बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रन करता है, तो उनके पास ये वैल्यू जनरेट करने का तरीका है, राइट? That's the construct of when we see a number like goodwill. आप बाकी के हेडर्स देखेंगे, ऑलमोस्ट सारे ही सिमिलर से हेडर्स आपको दिखेंगे जो यहाँ दिख रहे थे. फिर इंटेंजिबल एसेट्स आ गए. डीमार्ट हम देख रहे थे तो वापस डीमार्ट पे आते हैं. इंटेंजिबल एसेट कैन बी, जैसे हमने कहा कुछ बिजनेसेस में ज़्यादा बड़ा होता है तो लाइसेंस वगैरह हो सकता है. यहीं पे आपको इन द केस ऑफ HUL अदर इंटेंजिबल एसेट आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन्होंने जब ब्रांड्स को अक्वायर किया तो पहले उन ब्रांड्स को वैल्यू किया, तो वो जो ब्रांड का वैल्यू है वो इंटेंजिबल एसेट के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो सकता है, कुछ माइनिंग के कुछ राइट्स हो सकते हैं, IP हो सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है अंडर इंटेंजिबल. ट्रेडमार्क हो, कुछ खरीदा हो आपने, तो वो सब यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाएंगे. देन यू हैव सम फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इन्वेस्टमेंट्स हैं या अदर फाइनेंशियल एसेट्स हैं. मैंने कहीं पे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिया है, किसी 3 साल का FD कर दिया है या कुछ उस तरह का, 3 साल का किसी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया है लॉन्ग टर्म, तो वो वहाँ पे आएगा. अदर फाइनेंशियल एसेट्स भी उसी तरह के होंगे. इनकम टैक्स मैंने कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया है तो इनकम टैक्स एसेट बन जाएगा. वी डोंट थिंक वील गेट इनटू डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी. वो टिपिकली एक सिंपल एग्जांपल है कि हम जब कोई एसेट खरीदते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाता हूँ. मान लीजिए मैंने टेबल खरीदा, मैंने ये सोचा कि टेबल का यूजफुल लाइफ 2 साल है. 100 रुपये का टेबल खरीदा तो मैं इसका डेप्रीसिएशन 50 रुपये और 50 रुपये दिखाऊंगा 2 साल में. पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा कह सकता है कि डेप्रीसिएशन 4 साल होना चाहिए, यूजफुल लाइफ 4 साल है, तो आप 25 दिखाएंगे. वो टैक्स कैलकुलेट 25 सब्ट्रैक्ट करके करेंगे, मैं अपने अकाउंट्स में 50 करके दिखाऊंगा. तो जो मैंने टैक्स पे किया है वर्सेस जो मैंने अपने अकाउंट्स में दिखाया है वो दोनों अलग अलग नंबर है. तो मेरा इसकी वजह से एक एसेट या लाइबिलिटी क्रिएट हो. अगर मैंने ज्यादा पे कर दिया है और दिखाया कम है तो एसेट बन जाएगा, कम पे किया है और ज्यादा दिखाया है तो लाइबिलिटी बनेगा. वो यहाँ पे नंबर आ रहा है. अगेन फॉर अ ले इन्वेस्टर इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू काइंड ऑफ लुक एट अनलेस द नंबर इज लार्ज. छोटा नंबर है और कोई भी लॉन्ग टर्म एसेट आपका है वो अदर नॉन करेंट एसेट्स में इंक्लूड हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद हम आ जाते हैं करंट एसेट्स पे. करंट एसेट्स आप देखेंगे तो टिपिकली इन्वेंट्रीज सबसे बड़ा है. ये सबसे बड़ा है. रिटेल बिजनेस है क्योंकि उनके स्टोर में जो सामान रखते हैं वो इन्वेंट्री होता है. जरूरी नहीं है सब बिजनेसेस के लिए इन्वेंट्री बड़ा हो. आप HUL को अगर देखेंगे तो शायद इन्वेंट्री का कुछ नंबर आएगा. आप इन्फोसिस देखेंगे तो इन्वेंट्री आएगा ही नहीं क्योंकि वहां पे कोई इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? सो यहाँ पे इन्वेंट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज रिटेल बिजनेस है तो इन्वेंट्री बिकम्स अ रेलेवेंट यार्डस्टिक इन दैट कंटेक्स्ट. ये जो स्टॉक है जो वो बेचने वाले हैं वो है, या फिर अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो उनके केस में रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री का पार्ट होगा जिसको वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके सेल कर देंगे. फिर फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो आपके करंट एसेट्स में हैं. अगेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हो गए. ट्रेड रिसीवेबल आपको याद होगा हमने कहा कि अगर मैंने आपको ये पेन बेचा और आपने पेमेंट नहीं किया तो यहाँ आप देखेंगे कुछ 150 करोड़ है ऑन सेल्स ऑफ अबाउट 50,000 करोड़. तो छोटा सा नंबर है विच कुड जस्ट बी कि किसी ने शायद, इस केस में मेरा अजम्पशन है, कुछ कॉर्पोरेट सेल किया है, पेमेंट 1 दिन बाद आ रहा है आपका डीमार्ट के केस में, या क्रेडिट कार्ड का कुछ पेमेंट है जो सेटलमेंट 1 दिन बाद आ रहा है. वो नंबर शायद यहाँ दिखाई दे रहा होगा 31 तारीख को. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंसेस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. FD वगैरह अगर है तो वो बैंक बैलेंसेस में दिख जाएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपका रेडी कैश करंट अकाउंट में जो है वो वहां दिखेगा. एंड कुछ भी और तरह के फाइनेंशियल एसेट, मान लीजिए कुछ लोन दे दिया किसी एम्प्लॉय को थोड़े समय के लिए, या मैंने कहीं पे रेंटल लिया और सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया तो वो पैसा मुझे वापस आएगा. वो मुझे अदर नॉन करंट एसेट में दिखेगा क्योंकि शायद मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 साल या 5 साल के लिए किया होगा. अगर 6 महीने के लिए किया है तो अदर करंट एसेट या अदर फाइनेंशियल एसेट में कहीं पे दिखेगा मुझे वो नंबर. तो ये मेरे एसेट्स का एक डिस्क्रिप्शन हो गया. क्या क्या है. कुछ केसेस में और थोड़े से इंट्रिकेसीज आ जाते हैं, कुछ और लाइन आइटम्स आएंगे, हम प्रोबेबली वेरी क्विकली किसी और कंपनी का भी एक सेट उठा के चेक कर लेंगे.
ओके, सो एसेट्स हमने ब्रॉडली कवर कर लिया, अब हम लाइबिलिटीज की तरफ आ जाते हैं। लाइबिलिटीज में आप पहले दो पार्ट तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं हमारे। जो इक्विटी शेयर कैपिटल हमने देखा था, ये इनिशियली जो पैसा डाला गया था इनटू द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी, तो जनरली हमने जो एग्जांपल देखा था, 50,000 ने पैसा डाला था और वो 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके, जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ शेयर्स को आप यहाँ पे डाल देंगे। अदर इक्विटी इंक्लूड्स अ बंच ऑफ थिंग्स, जैसे रिजर्व्स आ रहा था हमारा, वो वहाँ पे आएगा। मान लीजिए कंपनी ने आईपीओ किया, तो आईपीओ करते समय 10 रुपए पे शेयर नहीं बेचा होगा, मान लो 200 रुपए पे शेयर बेचा, तो जो 10 रुपए का अमाउंट है वो तो शेयर कैपिटल में दिखेगा। जो प्रीमियम है 190 रुपए का, 200 माइनस 10, वो इनटू द नंबर ऑफ शेयर्स अदर इक्विटी में शेयर प्रीमियम अकाउंट में दिखेगा। ओके, तो ये रिजर्व्स के अलावा वाली चीज, ये रिजर्व्स मतलब रिजर्व्स का ही एक जनरल रिजर्व्स है और एक शेयर प्रीमियम अकाउंट है जो और आ जाएगा। फिर ऐसे कई बार कंपनीज जो हैं अपने किसी मान लीजिए लैंड को रीवैल्यू कर लिया उन्होंने, तो लैंड का वैल्यूएशन अगर बढ़ गया तो वो एक रीवैल्यूएशन रिजर्व भी आ जाता है। तो कई सारे लाइन आइटम्स उस रिजर्व्स के अंदर आ सकते हैं इन अदर इक्विटी। जनरली हम रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला जो कंपोनेंट है कि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ वो देखते हैं, या अगर कंपनी ने शेयर इशू किए तो शेयर प्रीमियम अकाउंट है वो देखते हैं। तो सर जैसे डीमार्ट का केस है, इनके पास लैंड बैंक भी बहुत ज्यादा हो गया, आई एम अज्यूमिंग, क्योंकि इन्होंने खुद की बिल्डिंगें बनाई है, तो इन्होंने कभी रीवैल्यू किया है लैंड को? नहीं। तो ओके, ऑलराइट। सी रीवैल्यू करने का लॉजिक तब होगा जब अगर आप बेचना चाहें। ओके, उससे पहले अगर आप बेच ही नहीं रहे हैं तो क्यों रीवैल्यू करेंगे? तो जनरली कंपनीज फॉलो अ कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, दे डोंट अननेसेसरली रीवैल्यू इट अनलेस दे आर ट्राइंग टू सेल इट। अगर बेचना है तो रीवैल्यू करो, नहीं तो जो लेवल पे पड़ा है वो पड़ा है वहां पे, राइट। ये दोनों हो गए आपके शेयर होल्डर्स का पार्ट। इसके नीचे आप एक देखेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अब इसको समझने के लिए एक सिंपल तरीका यह है कि मान लो कंपनी ए का कंपनी बी में 80% स्टेक है, ओके, ठीक है। तो जब कंसोलिडेट होता है प्रिंसिपल, तो 80% स्टेक है पर 100% बैलेंस शीट कंसोलिडेट हो जाएगा, करेक्ट। तो 100% एसेट आ जाएंगे, 100% लायबिलिटी आ जाएंगे, करेक्ट। पर आप एक तरह से सोचें तो 20% तो मेरा नहीं है, 20% आपका नहीं है, आपको वापस लौटाना है। Correct. तो वो जो 20% है वो यहाँ माइनॉरिटी इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के फॉर्म में दिख रहा होगा, जो यहाँ पे दिखाई देगा। अगर उस कंपनी ने लॉस मेक किया है, उस कंपनी के लॉसेज हैं, तो यहाँ नेगेटिव नंबर दिख रहा है फॉर एग्जांपल, तो ओवर अ पीरियड वो नंबर नेगेटिव हो गया है। तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट इज बेसिकली दैट स्मॉल कंपोनेंट दैट यू डू नॉट ओन इन योर सब्सिडरी। आपके सब्सिडरी में जो आप ओन नहीं कर रहे हैं, बाकी सब आपने लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपने यहाँ पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की तरह दिखा दिया, करेक्ट, ठीक है। सो दैट इज दिस। देन आ गए हम नॉन करंट लाइबिलिटीज पे। यहाँ पे एक्चुअली बहुत ज्यादा डेट वगैरह है नहीं, क्योंकि ये कंपनी डेट रखती नहीं है। तो आप जो लीज लाइबिलिटीज देख रहे हैं, ये फिक्टिशियस लाइबिलिटीज हैं जो हमने समझी थी राइट ऑफ यूज एसेट के समय, कि हमने रेंट को जो है नोशनल लोन और नोशनल एसेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये वो लीज लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म की है, उसमें से कुछ पार्ट आपका 1 ईयर में आ रहा है, वो शॉर्ट टर्म में भी दिख रहा है आपको, ठीक है। फिर अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो सकते हैं, प्रोविजंस हो सकते हैं। प्रोविजन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए, सिंपल तरीके से प्रोविजन मैं आपको समझाता हूँ। मान लो 31 मार्च को कंपनी ने बोनस अनाउंस किया किसी एम्प्लॉय के लिए, तो ये पीएनएल में सैलरी और एक्सपेंसेस में दिखेगा आपको, राइट। पर ये पे नहीं हुआ, मान लीजिए ये पेमेंट जो है कंपनी 3 महीने बाद करने वाली है। तो जब आपने पीएनएल में इसको लॉस में एक्सपेंस में दिखाया, तो आपका प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट कम हो गया तो बैलेंस शीट पे आपका रिजर्व्स कम हो गया, क्योंकि प्रॉफिट ऐड हो रहा था रिजर्व्स में, तो रिजर्व्स उस अमाउंट से कम हो गया, करेक्ट। पर एसेट साइड में पेमेंट तो हुआ नहीं, राइट, तो कैश तो गया नहीं बाहर, तो इधर रिजर्व्स कम हो गया है। उसके बैलेंसिंग आप एक प्रोविजन खड़ा कर देंगे। तो मान लीजिए मैंने 10 लाख का बोनस अनाउंस किया जो पे नहीं हुआ है, तो रिजर्व्स मेरा 10 लाख से नीचे गया, प्रोविजन मैं एक 10 लाख का लाइबिलिटी साइड पे बना दूंगा कि दिस इज अ प्रोविजन फॉर बोनस पेमेंट। जब पेमेंट होगा तब प्रोविजन इधर से हट जाएगा और कैश दूसरी साइड से हट जाएगा 3-4 महीने के बाद में। तो प्रोविजन इज एनी पेमेंट दैट आई एम सपोज टू डू विच आई हैव ऑलरेडी प्रोबेबली ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, बट अभी तक मैंने पेमेंट किया नहीं है, तो वो प्रोविजंस में आ जाएगा आपका। जैसे डेफर्ड टैक्स एसेट थे, वैसे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आ गए, ठीक है। फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कुछ इस तरह के हो सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कुछ बिल्डिंग रेंट पे दी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया मेरे पास, तो वो हो सकता है एक फाइनेंशियल लाइबिलिटी। या मैंने कुछ लोन लिया है, उस पे वो फाइनेंशियल लाइबिलिटी में आएगा। मान लीजिए मैंने लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है अभी तक, तो वो सब आ जाएगा। देन यू सी समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड पेएबल्स इन करंट लाइबिलिटीज।
ये मैंने रॉ मटेरियल खरीद लिया है पर मैंने उसका पेमेंट नहीं किया है. इन दिस केस कुड बी उसने पानी की बॉटल्स अपने स्टोर पर बेचने के लिए खरीद ली है पर वो पेमेंट थोड़े समय बाद करने वाले हैं, राइट. जनरली आप कैलकुलेट करेंगे अगर नंबर्स देखेंगे इनके, तो ये पेमेंट 5 से 7 दिन के बाद में करते हैं, राइट. तो सामान आ जाता है, उसके बाद में 5 से 7 दिन के बाद पेमेंट कर देते हैं टिपिकली. तो वो उतने अमाउंट का वो आपको वहाँ दिख जाएगा. कुछ केसेस में कंपनीज बहुत डिलेड पेमेंट्स करती हैं, तो वो बड़ा नंबर दिखता है पेएबल का आपको. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नाउ आस्क्ड मैंडेटरीली कि एमएसएमई जो हैं उनको पेमेंट आपको जल्दी करना है. ओके. तो दे हैव सेड कि आपको एमएसएमई को सेपरेटली सेग्रीगेट करके डिनोट करना है. इन्होंने जो दिखाया तो ये सब कंपनीज आजकल एमएसएमई और अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस दिखाते हैं कि एमएसएमईज का पेमेंट जहां तक मुझे ध्यान है 45 दिन के अंदर ऐसा कुछ करना होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एज पर द रूल, मे बी आई एम नॉट कंप्लीटली अवेयर, बट जल्दी करना होता है आपको पेमेंट एमएसएमईज का. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द प्ले दैट इज देयर. And then we could look at probably some of the others which are other current financial liabilities हो गए हमारे. अदर करंट लाइबिलिटीज, कुछ प्रोविजन शॉर्ट टर्म यहाँ पे भी हैं. लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है जैसे आपने ग्रेचुइटी जो सैलरी में एडजस्ट किया है पर आप पेमेंट 5 साल बाद करेंगे फॉर एग्जांपल, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया एक तरह से जो कंपनी क्रिएट कर रही है. और कुछ टैक्स मुझे अभी पे करना है इन द नियर टर्म, तो वो करंट टैक्स लाइबिलिटी आ गया. उसके चलते हमने ये सारे लाइन आइटम्स चेक कर लिए. ठीक है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्ट ऑफ द कॉमन सॉर्ट ऑफ लाइन आइटम्स जो हम देख रहे हैं किसी कंपनी में. एक हम बैलेंस शीट देख लेते हैं फॉर सम कैपिटल इंटेंसिव कंपनी. तो टाटा स्टील उठा के देख लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि उसमें कुछ अगर हमें लाइन आइटम्स अलग दिख रहे हैं. तो मान लीजिए हम टाटा स्टील का बैलेंस शीट ओपन करते हैं. लेट्स ट्राई एंड सी. यहाँ पे हमें टाटा स्टील का बैलेंस शीट दिखेगा. तो वंस अगेन यू विल सी सम लाइन आइटम्स दैट विल कम. इसको थोड़ा सा और फॉन्ट को और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं. लेट्स सी इफ वी सी सम अदर हेडर्स. सो अगेन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, राइट ऑफ यूज एसेट्स, गुडविल, अदर इंटेंजिबल एसेट्स. देन यू सी समथिंग कॉल्ड एज इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट. जैसे CWIP था, मान लीजिए मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ वो खत्म नहीं हुई है तो वो CWIP में आएगा. मैं सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ वो खत्म नहीं हुआ है तो वो इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएगा. तो दिस इज इंटेंजिबल CWIP इन सम सेंस, राइट. फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये मान लीजिए मैंने किसी कंपनी में 2% स्टेक खरीद लिया तो वो इक्विटी अकाउंटेड इन्वेस्टमेंट्स की तरह से आएगा. बाकी के इन्वेस्टमेंट्स हैं यहाँ पे कुछ, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है, मेटल्स में डील करती है, तो कुछ डेरिवेटिव्स के एसेट्स भी उन्होंने ले रखे हैं, वो भी दिखेंगे आपको. रिटायरमेंट बेनिफिट एसेट्स इन्होंने अलग से कुछ बना रखा है क्लासिफिकेशन. बाकी हेडर्स सिमिलर हैं या बहुत बड़े नहीं हैं, आप नोट करेंगे दे वुड नॉट बी वेरी लार्ज. सो अगेन डोंट वरी टू मच अबाउट सम ऑफ देम. यू हैव अगेन सम डेरिवेटिव एसेट्स हियर. कुछ इन्होंने लोन्स अलग से क्लासिफाई कर रखे हैं एसेट्स में. कंपनी के लिए अगर कोई लोन एसेट है तो कंपनी ने किसी को लोन दे रखा है, उन्हें वापस मिलेगा वो पैसा, राइट. और कंपनी ने लोन अगर ले रखा है तो वो आपको लाइबिलिटी और इक्विटीज के साइड में दिखेगा. तो लेट्स सी हियर, यहाँ आपको बोरोइंग्स का एक बड़ा नंबर दिखेगा, 68,000 बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस. क्योंकि यहाँ पे मतलब यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल टू रन दिस बिजनेस. You have other equity which is reserves and surplus, you have provisions, retirement benefit obligations, more or less similar से headers आपको दिखेंगे which are there. Different है because of amounts थोड़े से different होंगे. कुछ headers इनके केस में शायद इनके यूरोपियन प्लांट्स के लिए कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट के ऑब्लिगेशंस हैं इनके, तो वो ये रिटायरमेंट बेनिफिट ऑब्लिगेशंस अलग से दिखा रहे हैं. बट ब्रॉडली आपको सिमिलर कंस्ट्रक्ट दिखने वाला है फॉर सम ऑफ दीज पैरामीटर्स दैट यू सी अक्रॉस डिफरेंट बिजनेसेस. हेडर्स ज्यादातर सेम होंगे, किसी में कोई नंबर छोटा होगा, किसी में कोई नंबर बड़ा होगा एसेंशियली. मेक्स सेंस, राइट. सो दैट्स द हेडर्स दैट वी सी फॉर अ बैलेंस शीट एज सच. गॉट इट सर. इसमें बहुत बार कहते हैं कि जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाला पार्ट है वो बेसिकली ये बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में मुझे कितना पैसा लेना है या देना है. करेक्ट. सो क्या बेटर होता है सर, मेरा करंट एसेट बड़ा हो या करंट लायबिलिटी बड़ा हो? क्या मेरा देनदारी ज़्यादा होना चाहिए या मेरा लेनदारी ज़्यादा होना चाहिए? सो ये थोड़ा सा एक काउंटर इंट्यूटिव कॉन्टेक्स्ट है. जनरली हम जो किताबों में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि एसेट बड़ा होना चाहिए लाइबिलिटी से. करंट लाइबिलिटी वो है जो मुझे रीपे करना है शॉर्ट टर्म में. करंट एसेट वो है जो मुझे मिलने वाला है शॉर्ट टर्म में. तो जनरली जो मिलने वाला है वो बड़ा होना चाहिए और जो मैं चुका रहा हूँ वो कम होना चाहिए. ये कन्वेंशनल लॉजिक है, किताबें भी यही पढ़ाती है, कुछ रेशियोज भी ये बताते हैं. पर अब एक मिनट के लिए सोचो कि आप बिजनेस रन कर रहे हो. अच्छा, ये जो डिफरेंस है विच इज टिपिकली कॉल्ड एज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी,
इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ओके, ठीक है, वर्किंग कैपिटल का ब्रॉड डेफिनेशन पे हम अभी आते हैं, बट इंट्यूटिवली जनरली आप ये पढ़ेंगे कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा हो तो बेहतर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, और अगर आप बिजनेस ओनर से पूछेंगे तो शायद आंसर कुछ और हो। लेट्स थिंक अबाउट इट। ठीक है, सपोज आप और मैं एक बिजनेस रन कर रहे हैं एंड कॉमन करंट एसेट्स मेरे जो हैं वो होंगे रिसीवेबल या होगा इन्वेंट्री। कॉमन, एक मिनट के लिए मैं कैश को थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ इस डिस्कशन से, वी विल कम बैक टू कैश। और कॉमन करंट लायबिलिटी मेरा होगा पेएबल, जो मैं पे करता हूँ किसी सप्लायर को। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डू यू वांट योर कस्टमर टू पे नाउ और लेटर, आप चाहते हैं आपका कस्टमर अभी पेमेंट कर दे या 6 महीने बाद में पेमेंट अभी कर दे? कस्टमर से अभी चाहूंगा। हम चाहेंगे जितना जल्दी कस्टमर पेमेंट करे उतना अच्छा हो, तो हम एक्चुअली चाहते हैं रिसीवेबल 0 हो जाए। और अगर हमें ये पूछा जाए कि अज्यूम करो आपके बिजनेस डिमांड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिजनेस सप्लाई पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं एक बिजनेस रन करता हूं और मेरा सप्लायर यहीं पास वाले बिल्डिंग में अपना फैक्ट्री या गोडाउन लगा के बैठा है, और वो ये एश्योर कर रहा है या कर रही है कि दे विल गिव द सप्लाईज व्हेनेवर आई आस्क। राइट। सो विल आई वांट टू कीप इन्वेंट्री और हाई इन्वेंट्री और लो इन्वेंट्री? लो, क्योंकि मैं लेके तुरंत बेच दूंगा। करेक्ट। और ज़्यादा रखने का नुकसान ये है कि इन्वेंट्री ऑब्सोलीट हो सकती है। अगर मैं डीमार्ट जैसा बिजनेस रन कर रहा हूँ तो पेरिशेबल हो सकता है कि सामान का वैल्यू खत्म हो जाए या उसका शेल्फ लाइफ खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए। कई बार वैल्यू गिर जाता है। मान लीजिए मैं ये मोबाइल फ़ोन रख के बैठा हूँ और नया टेक्नोलॉजी आ गया तो मोबाइल फ़ोन का कोई वैल्यू खत्म हो गया। वेजिटेबल्स में भी होता है। वेजिटेबल्स में होता है। देयर कुड बी वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट कैन प्ले आउट, प्लस देयर इज स्टोरेज कॉस्ट, देयर इज ऑब्सोलेसेंस रिस्क कि चीज़ पुरानी हो गई, देयर इज जनरल रिस्क कि मैंने कपड़े रख रखे हैं और वो डैमेज हो गए किसी वजह से। सो आई डोंट वांट टू कीप इन्वेंट्री। इनफैक्ट जापानीज प्रिंसिपल ऑफ जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री यूज्ड टू बी कि 0 इन्वेंट्री, तो मैं इन्वेंट्री भी कम रखना चाहता हूँ। और मैं अपने सप्लायर को अभी पे करना चाहूंगा या थोड़ा बाद में, एज लॉन्ग एज मेरा रिलेशन खराब ना हो। 50-100 दिन बाद, थोड़ा समय बाद, जहां तक सप्लायर ओके है डिले करने को, तो मैं पेएबल हाई रखना चाहता हूँ। करेक्ट। तो अब अभी तक हम सोच रहे थे इंट्यूटिवली कि मेरे करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होने चाहिए, पर जब हम बिजनेस रन करने लगे तो हमने करंट एसेट को कर दिया 0 और करंट लायबिलिटी को हमने बढ़ा दिया। करेक्ट। तो ये तो उल्टा हो गया, राइट? अब ये जो डाइवर्जेंस है ये कहाँ से आ रहा है? ये ऐसे आ रहा है कि जो किताबें लिखी गई है वो जनरली बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू या अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। तो अगर एक बैंक लोन दे रहा है किसी कंपनी को, वो करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो लोन बैंक दे रहा है, बैंक चाहेगा कि अगर आप लोन ना पे कर पाएं तो बैंक आपका कोई एसेट सीज कर ले। तो वो रिसीवेबल या इन्वेंट्री पकड़ लेंगे आके। करेक्ट, राइट। इजी है वो बैंक के लिए। तो वो बैंक के लिए इजी है। पर अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपका एक ट्रेड ऑफ है। आप अगर ऐसा सोचें कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कीपिंग हाई करंट एसेट्स, उससे आपका लिक्विडिटी रिस्क कम हो जाएगा कि कभी रिक्वायरमेंट हुआ तो मेरे पास हमेशा करंट एसेट है जो मैं यूज करके और लायबिलिटी पे कर सकता हूँ। ठीक है, पर आपका एफिशिएंसी भी कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा, क्योंकि ऑल एंड ऑल अगर मेरे को कस्टमर ने पैसा दिया नहीं तो पैसा बिजनेस में अटक गया। करंट एसेट नाम के लिए एसेट है, पर उसने मेरा मनी को, कैश को ब्लॉक कर दिया है। अगर इन्वेंट्री बहुत सारा रख लिया तो जब तक बेचूंगा नहीं कैश रिलीज नहीं होगा, राइट? तो मैं चाहता हूं कि ये जल्दी रिलीज हो। तो या तो मैं बहुत सारा करंट एसेट रखूं, उस केस में मेरा लिक्विडिटी का रिस्क बहुत कम हो गया है पर मैंने पैसे को ब्लॉक कर दिया है, या मैं बहुत कम करंट एसेट रखूं, उस केस में मेरा लिक्विडिटी रिस्क बढ़ गया है। मान लो प्लांट बंद हो गया किसी वजह से, तो मेरे पास इन्वेंट्री नहीं है। ठीक है, पर शायद वो 10 साल में एक बार होगा, उसके लिए मैं अपना एफिशिएंसी रोज क्यों हैम्पर करूं? तो बहुत सारे कंपनीज जनरली नेगेटिव वर्किंग कैपिटल के प्रिंसिपल पे रन करते हैं। यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि हमने डिस्कशन में कैश नहीं लिया। कस्टमर ने अगर एडवांस दिया तो करंट लायबिलिटी बढ़ा, बट दूसरे साइड कैश भी बढ़ गया। करेक्ट। सो टेक्निकली नेट 0 इम्पैक्ट हुआ। तो हम एक्चुअली जब वर्किंग कैपिटल देख रहे होते हैं तो हम नॉन कैश करंट एसेट्स देख रहे होते हैं, क्योंकि कैश के तो कई सारे। ऐसा सोचो कि जो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का अमाउंट है, एक बार के लिए कैश को हटा दूं तो वर्किंग कैपिटल जो है, ये अमाउंट मेरे बिजनेस में ब्लॉक हो गया है। राइट। मान लो मेरा रिसीवेबल 100 करोड़ है, इन्वेंट्री 100 करोड़ है और पेएबल 50 करोड़ है, तो 100 करोड़ आना है
100 करोड़ का इन्वेंट्री है और 50 मुझे पे करना है, तो 150 करोड़ ब्लॉक हो गया बिजनेस में, करेक्ट। ये मुझे किसी तरह फंड करना जरूरी है, पर कैश तो फंड करना नहीं होता। कैश एक्चुअली कैन बी यूज्ड टू फंड दिस। तो इसलिए जब मैं वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करता हूं तो मुझे नॉन कैश करंट एसेट देखने चाहिए। तो अगर नॉन कैश करंट एसेट्स की बात करें तो जनरली ऑल अदर थिंग्स बीइंग इन कंट्रोल एंड इक्वल, अ बिजनेस में प्रेफर नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। बहुत सारे बिजनेसेस इंडिया में, B2C बिजनेस अगर है तो रिसीवेबल होगा ही नहीं, या बहुत छोटा होगा। मारुति है, HUL है। इन्वेंट्री आपका अगर आपने ठीक से मैनेज कर लिया तो पेएबल आपका बड़ा हो सकता है। कोई भी डोमिनेंट B2C बिजनेस है जिसका मार्केट शेयर स्ट्रांग है, वहां नेगेटिव वर्किंग कैपिटल दिखेगा आपको। तो आप FMCG कंपनीज ले लीजिए इंडिया में, आप 2-व्हीलर कंपनीज ले लीजिए इंडिया में, आप एयरटेल जैसे कंपनीज ले लीजिए जहां इन्वेंट्री होता ही नहीं है और कस्टमर ज्यादातर प्रीपेड हैं, तो वो पहले ही एडवांस पे कर चुके हैं आपको, राइट। तो कई सारे बिजनेसेस हैं जो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पे काम करते हैं, राइट। नाउ ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव पे काम कर रहा है वो खराब है। अब आपका कस्टमर अगर बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर है, राइट, स्टील है, इन्फोसिस है फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री नहीं है पर रिसीवेबल है और पेएबल कुछ नहीं है क्योंकि कोई सप्लायर नहीं है, लेबर है, राइट। आपको बेसिकली सैलरी इज योर बिगेस्ट कॉस्ट, सो देयर विल बी अ रिसीवेबल देयर। तो इसका मतलब नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया, करेक्ट, बट आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा। जनरली जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आपका इन्वेंट्री या आपका रिसीवेबल या आपका वर्किंग कैपिटल स्टेबल होना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो मान लीजिए मेरा सेल्स 100 करोड़ का है और मेरा रिसीवेबल 20 करोड़ है, तो अगर सेल्स 200 करोड़ हुआ तो रिसीवेबल मैं सोचूंगा 40 करोड़ हो रहा है, ठीक है। अगर रिसीवेबल ही 20 का 120 करोड़ हो गया, हाँ, तो पूरा दूसरा 100 करोड़ जो मैंने बेचा है पूरा का पूरा क्रेडिट पे बेच दिया, नॉट अ गुड थिंग, राइट। अगर इसको मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल लेट्स ट्राई एंड टेक दैट एग्जांपल कि कोई और कंपनी है जिसने कि 200 करोड़ बेचा पर उसका रिसीवेबल यहां से 100 हो गया, तो जो इंक्रीमेंटल 100 बेचा आपने उसमें से 80 करोड़ रिसीवेबल है, which is not a good आप बेच सकते हो अगर आपने कस्टमर को बोला पैसा मत दो, बाद में देना। अब कस्टमर ने पैसा नहीं दिया, देयर इज अ कलेक्शन कॉस्ट अटैच्ड टू इट, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड सिनेरियो। बट जहां तक ये 100 का 200 और 20 का 40 हो रहा है, आप प्लान कर सकते हो, राइट, करेक्ट। यू नो कि मुझे सेल्स बढ़ाना है तो इतना अमाउंट मुझे कहीं से गेज करना पड़ेगा क्योंकि ये अटकेगा इन माय बिजनेस। बट ज्यादा अगर अटक गया तो फिर प्रॉब्लम है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरा सेल्स का जो ग्रोथ रेट है, रिसीवेबल का ग्रोथ रेट उतना ही, उससे थोड़ा कम रहे तो बेटर है? एब्सोल्युटली। रिसीवेबल, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स आप जनरली देखते हो, ये नंबर स्टेबल होना चाहिए या धीरे धीरे कम होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा उसमें भी न्यूएंस है कि कई बार क्या होता है कि मान लीजिए बिजनेस ट्रबल में है, अगर बिजनेस ट्रबल में है तो सडनली पेएबल जंप कर गया तो वर्किंग कैपिटल कम हो गया, राइट, बिकॉज पेएबल बड़ा हो गया तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो गया। एंड बट ये मेरे चॉइस से नहीं हुआ है, ये अपने आप हो गया है। तो व्हेन जेट एयरवेज वाज इन ट्रबल, पेएबल्स वुड हैव बलून्ड, बट दैट वुड नॉट हैव बीन अ गुड सिनेरियो। वो नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल है बट खराब तरीके से नेगेटिव है। तो आपको देखना है कि नेगेटिव है तो चॉइस से है, कंपनी अपनी इच्छा से नेगेटिव रख पा रही है, राइट। एंड पॉजिटिव है तो ठीक है एज लॉन्ग एज इट इज स्टेबल। कई बार ऐसा होता है जैसे बिजनेस टू गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं, अब तो काफी सुधर गया है ये मामला, बिकॉज द गवर्नमेंट नाउ प्रोएक्टिवली पेज ऑन टाइम इन अ लॉट ऑफ एडवांसेस पे करते हैं। बट पहले ये जनरल एक ऐसा सोचा जाता था कि अगर आप गवर्नमेंट को सेल कर रहे हैं तो यू हैव टू बी रेडी फॉर स्लाइटली लॉन्गर साइकिल। इवन टुडे दैट साइकिल वुड बी लेट्स से लॉन्गर देन अ प्राइवेट बिजनेस इन अ लॉट ऑफ द केसेस, राइट। तो you have to keep that in mind. Some businesses run like that as long as you have kind of kept this in mind, आपने वो सोच रखा है और वो स्टेबल है आपके बिजनेस में, तो ठीक है, इट्स ओके। बिजनेस में कई सारे बिजनेसेस में इन्वेंट्री आपको रखना पड़ता है, राइट। इन्वेंट्री का साइज बड़ा हो सकता है कई सारे बिजनेसेस में, तो इट्स ओके। मतलब अभी आप अगर बोइंग और एयरबस हैं तो आपको इन्वेंट्री रखना पड़ेगा क्योंकि दो ही कंपनी प्रैक्टिकली एयरलाइंस को जो है एयरक्राफ्ट सप्लाई कर रहे हैं। आपके पास अगर इन्वेंट्री नहीं है तो अगली बार कोई ऑर्डर देते समय ये 4 बार सोचेगा कि क्या मुझे इनको ऑर्डर देना चाहिए, दूसरे वालों को देना चाहिए, तो आप शायद इन्वेंट्री रखेंगे। जस्ट एक ब्रॉड एग्जांपल ले रहा हूं कि कई बार इन्वेंट्री रखना मे बी अ रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। इट इज नॉट पर से बैड इन इटसेल्फ, बट यू वांट टू मैनेज इट इन अ वे कि ये स्टेबल रहे। ये जब स्टेबल नहीं होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। एक बहुत ही सिंपल रिटेल का एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, जैसे डीमार्ट है, तो ये नंबर एक्चुअली ये नंबर ऑफ डेज के फॉर्म में दिखा देते हैं। अगर मैं इन्वेंट्री एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कर दूं या एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स कर दूं,
उस पर भी देयर इज जूरी एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स अराउंड इट, बट लेट्स अज्यूम कि हम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कर दें और उसको चेक करें और यहाँ पे रिप्रेजेंट करें. स्क्रीनर एक्चुअली डज इट एज अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है, राइट. तो अगर मैं डी मार्ट के केस में देखूं, यहाँ पे एक रेशियो दिखाते हैं वो इन्वेंट्री डेज का. तो आप देखेंगे कि इनका इन्वेंट्री बारिंग द कोरोना ईयर्स 2 साल जब ये 40 दिन और 38 दिन था, उसके अलावा लगभग सभी साल ये नंबर 33 दिन से लेके 36 दिन के बीच में वेरी कर रहा है, विच इज अ रिमार्केबल इन्वेंट्री मैनेजमेंट. अगर आप ये इन्वेंट्री मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो किसी समय, अच्छा रिटेल बिजनेस में इन्वेंट्री इज द होली ग्रेल. मैं स्टोर में घुसा, मुझे ब्रेड खरीदना है, नहीं दिखा, अगर ब्रेड नहीं है तो लॉस्ट सेल, क्योंकि मैं कहीं और से खरीदूंगा. मैं स्टोर में घुसा, उन्होंने बहुत सारा ब्रेड रख रखा है, तो वो खत्म नहीं होगा और पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, राइट. सो यू हैव टू बी कीपिंग इट एग्जैक्टली एट द करेक्ट पॉइंट, विच इज ईजियर सेड देन डन. ये मैं और आप एक्सेल पे बैठ के बहुत इजीली प्लॉट कर सकते हैं, पर किसी कंपनी को 500 स्टोर पे ग्रो करते समय एक पर्टिकुलर लेवल रखना, दिस इज व्हाई दे आर कंसिडर्ड अ गुड कंपनी और अ पायनियर इन सॉर्ट ऑफ मॉडर्न रिटेल, द वे इट वर्क्स एसेंशियली, राइट. तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि आपने बिल्कुल इसको सेम रख रखा है. आप स्क्रीनर पे अगर क्वेरीज रन करेंगे तो आपको काफी कंपनीज मिल जाएंगे जहां इन्वेंट्री डे ऊपर नीचे जा रहा है एंड रिसीवेबल डे ऊपर नीचे जा रहा है, रिसीवेबल डे स्पाइक कर गया है किसी वजह से. तो वहां पे आप यू विल ट्राई एंड सी कि अच्छा इनका शायद रिसीवेबल बढ़ गया है किसी साल, तो क्या वो एक प्रॉब्लम हो सकता है जो मुझे चेक करना चाहिए, राइट. सो दैट्स द कंस्ट्रक्ट अबाउट वर्किंग कैपिटल. सो सर इसमें से हमने 1-2 रेड फ्लैग्स निकाले रिगार्डिंग कि जैसे सेल्स का ग्रोथ और रिसीवेबल की ग्रोथ रेट में एक कनेक्शन होना चाहिए. लाइकवाइज नंबर ऑफ डेज में देयर शुड बी सम स्टेबिलिटी, करेक्ट. एंड लाइकवाइज पेबल्स अगर बढ़ रहे हैं और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल रह रहा है तो बाई चॉइस रह रहा है. हाँ. तो ऐसे भी कुछ और ग्रीन या रेड फ्लैग्स है, चलो ग्रीन छोड़ देते, रेड फ्लैग्स है जो आप डिस्कस कर सकते हो बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट से. ठीक है. देखो कुछ तो बिल्कुल कॉमन है, राइट, विच इज लेट्स से इफ आई हैड टू एक्चुअली लेट्स से राइट देम डाउन, एंड मे बी दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव, और भी हो सकते हैं, पर जो कॉमन है वो ये है कि टू मच डेट. ठीक है. Okay. अब डेट का प्रॉब्लम 2-3 तरह से आता है. पहला प्रॉब्लम है कि डेट मीन्स देयर इज गोइंग टू बी फिक्स्ड एक्सपेंस दैट इज देयर. जैसे जैसे डेट बढ़ता जाता है, मेरा एबिलिटी टू विथस्टैंड द साइकिल बिकम्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. अगर डाउन टर्न आया वहां पे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है मुझे, राइट. जैसे कोरोना के समय अगर किसी के पास बहुत सारा डेट था तो दे वर इन स्ट्रेस, राइट, विच इज व्हाई जब कोरोना, लकीली इट वाज अ शॉर्ट लिव्ड थिंग इन द मार्केट्स, एंड जैसे ही प्रॉफिटेबिलिटी आया सबसे पहले कंपनीज ने डेट रीपे किया, राइट. सो टू मच डेट कैन बी अ प्रॉब्लम. थिंग्स लाइक टू मच गुडविल कैन बी अ प्रॉब्लम, right. तो आपको again vary from case to case. Again vary from case to case, but generally if goodwill is more than let's say 10-15% of your balance sheet size, total assets के size से, तो वहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है कि क्या हो रहा है, ठीक है. वर्किंग कैपिटल वी सॉ कि देयर इज अ सडन चेंज इन वर्किंग कैपिटल, राइट. सडन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कुड बी अ रेड फ्लैग, जो हम देख सकते हैं कि भाई सडनली पेएबल स्पाइक हो गया या सडनली इन्वेंट्री बड़ा हो गया, क्यों हो गया. कंपनी ने, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी थोड़ा केस बाय केस चेक करना होता है. ज्वेलरी कंपनी है, मान लीजिए वेडिंग सीजन आ रहा है या फेस्टिव सीजन आ रहा है, दे आर पाइलिंग इन्वेंट्री बिकॉज दे थिंक दे कैन कैप्चर मार्केट शेयर, दैट्स ओके, बट थॉट थ्रू होना जरूरी है. और ये सोचना जरूरी है कि शायद सब लोग करेंगे, तो फिर आप मार्केट शेयर क्यों कैप्चर करेंगे. तो देयर इज अ रिस्क अटैच्ड टू दैट व्हेन यू आर एडिंग दैट, right. Businesses sometimes are okay taking that risk. So कई बार डेफिनेटिव ऐसा नहीं देखना चाहिए कि भाई अगर इन्वेंट्री ऊपर जा रहा है तो ये गलत है, क्योंकि कई बार मैनेजमेंट्स एंड प्रोमोटर्स से दैट यू नो दिस इज द टाइम आई वांट टू टेक द रिस्क एंड आई वांट टू सी व्हाट हैपेंस. या फिर कमोडिटाइज्ड बिजनेस होता है, सस्ता इन्वेंट्री मिल रहा होता है तो एक बार इकट्ठा भी कर लेते हैं. तो वो कई सारे चीजें हो सकती है उसमें. यू वांट टू बी अ लिटिल बिट केयरफुल अबाउट लुकिंग एट दीज चेंजेस, बट दैट कुड बी वन एग्जांपल दैट कुड कम अप. फिर आप देखें कि अगर जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज में बैलेंस शीट थोड़ा अलग तरह से बन जाता है, तो वहां पे ट्रस्ट ऑन द बैलेंस शीट इटसेल्फ बिकम्स अ चैलेंज. मैंने लोन दिया है, मैं क्लेम कर रहा हूं कि लोन वापस आएगा, पर नहीं आया तो देन व्हाट हैपेंस इन दोस सिनेरियोस. सो अगर आप बैंक्स वगैरह देख रहे हैं तो वहां पे जनरली योर ट्रस्ट ऑन द बैलेंस शीट बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट इज देयर.
अगर गुडविल ज़्यादा है तो मैं जनरली गुडविल सब्ट्रैक्ट करके देखूंगा. दैट कुड बी वन वे ऑफ असर्टनिंग दैट. डेट ऑल्सो समटाइम्स हैज़ टू बी सीन इन द कंटेक्स्ट कि डेट मेरा लो कॉस्ट डेट है या फॉरेन करेंसी डेट है अगर, तो मैं उसको किस तरह से चेक कर रहा हूँ, क्या हो रहा है. कई बार कुछ नंबर्स का इंटरप्ले रेलेवेंट होता है. जैसे इमीडिएटली शायद विजिबल नहीं हो, बट एक कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है कि हम अपना बिजनेस को एसेट हेवी से एसेट लाइट कर रहे हैं, तो एसेट्स नीचे चलते जा रहे हैं. कोई कंपनी ऐसा क्यों करेगी? बिजनेस मॉडल चेंज कर रही है, या फिर अपना डेट रीपे करने के लिए एसेट थोड़ा सा बेच रही है, एसेट को लाइट कर रहे हैं और बिजनेस मॉडल को थोड़ा चेंज कर रहे हैं. पर इसमें कुछ ना कुछ ट्रेड ऑफ होगा. मान लो मैं सारे स्टोर खुद रखता हूँ, डोमिनोज पिज्जा हूँ, सारे स्टोर खुद ओपन करता हूँ, वर्सेस मैं फ्रेंचाइजी रूट यूज करता हूँ. व्हाट इज द ट्रेड ऑफ? तो ओनरशिप मेरी कम हो गई, या मुझे कुछ पेमेंट फ्रेंचाइजी को स्टैंडर्डाइजेशन में भी एन इशू, एंड कुछ पेमेंट मुझे फ्रेंचाइजी को कुछ अमाउंट मुझे शेयर करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस, तो मेरा मार्जिन कम होना चाहिए. बट आप एक कंपनी के केस में देखते हैं कि एसेट्स भी नीचे जा रहे हैं और मार्जिन भी ऊपर जा रहे हैं. तो दिस कुड बी अ शॉर्ट लिव्ड थिंग. ये तो यूटोपिया है, फिर कोई और भी करेगा. क्योंकि और फ्रेंचाइजी हो सकता है महंगे में बेच दी, व्हिच माइट नॉट बी सस्टेनेबल, या नंबर ही ठीक से नहीं दिख रहे हैं हमें. वी डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दैट सिचुएशन दैट इज हैपनिंग. सो मे बी समटाइम्स नंबर्स आर नॉट वेरी क्लियर इन बैलेंस शीट. कैन यू ट्रस्ट द नंबर्स? दैट इज अ लिटिल बिट कि आपको एक बार चेक करना पड़ता है कि ये क्या मैच कर रहा है बिजनेस मॉडल के चलते, राइट? कि कंपनी क्लेम कर रही है कि और एनालिस्ट से कई बार डिटेल में देखते हैं, इन्वेस्टर्स कई बार नहीं देख पाते क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास उतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता. कंपनी क्लेम कर रही है कि हमारे पास इतना इन्वेंट्री पड़ा है, हमने चैनल्स में इतना इन्वेंट्री डाल रखा है, राइट? जैसे कई बार क्वार्टर के एंड पे कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन को इन्वेंट्री पुश कर देती है, तो इस क्वार्टर में सेल्स दिख जाएगा, अगले क्वार्टर में नहीं दिखेगा क्योंकि चैनल में तो ऑलरेडी सामान पड़ा है. तो देयर कुड बी सम ऑफ दीज थिंग्स दैट यू हैव टू बी अ लिटिल बिट माइंडफुल व्हेन यू आर लुकिंग एट अ बैलेंस शीट. और बहुत सारे न्यूएंसेस हैं. आपका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है तो कैपिटल आने में प्रॉब्लम होने वाला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आपके बैलेंस शीट में एसेट्स जो हैं वो ठीक से यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, बहुत सारा कैपेसिटी लगा लिया है वो यूज नहीं हो रहा है, तो देयर इज अ प्रॉब्लम. आपने बहुत सारा कैपेसिटी डेट लेके लगा लिया है. इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इंडिया में बिटवीन 2010 एंड 2020 कि कंपनीज ने बहुत सारा बोरोइंग किया और उसके बाद उन्होंने एसेट बिल्ड किया, एंड देन इफ यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट एसेट या डिमांड नहीं आया तो आपको वही एसेट बेचना पड़ गया, राइट? जयप्रकाश एसोसिएट्स वाज एन एग्जांपल. ऑलमोस्ट ऑल कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन इंडिया एट दैट साइकिल वाज एन एग्जांपल देयर, right? Then even future retail for that matter, they had to sell Pantaloon retail at some point because they expanded very quickly, borrowing a lot of money. तो ये challenges कई बार businesses में आ जाते हैं कि too much debt in itself may not be a problem, but too much debt that is fueling an expansion, और फिर expansion अगर use नहीं आया तो वहाँ पे कई बार red flags उसकी वजह से create हो सकते हैं. Okay, alright. I think sir बहुत ही in depth एनालिसिस था ये और इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन था रिगार्डिंग बैलेंस शीट्स. सो इन केस अगर हमारे सभी व्यूअर्स अगर पीएनएल और कैश फ्लो भी समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट लिख सकते हैं. सो विल ट्राई एंड कन्विंसिंग पीयूष सर अगैन कि हम लोग ये डिस्कशन वापस करें. एंड फॉर मी दिस वाज अ बैलेंस शीट लेसन 101 रिविजन ऑफ एंटायर थिंग, प्लस जो प्रैक्टिकलिटी का आई थिंक टच था वो बहुत इंपॉर्टेंट था जो फॉर्मल एजुकेशन में मिस हो जाता है, और हमने आज वो दोनों चीज़ को कपल करके बहुत ही अच्छे वे में प्रेजेंट कर दिया. सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सर, बहुत ही अच्छे से आपने इनसाइट शेयर किए. वी डू ऑल्सो हैव अ कोर्स अराउंड अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं. इट्स टॉट बाय पीयूष सर ओनली, सो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट. बहुत ही अच्छा डिटेल्ड कोर्स है जैसे ये डिस्कशन था. एंड आई एम वेरी श्योर अगर आपने अभी तक इस पॉइंट तक ये वीडियो देखा है सो आपको और सीखने का और समझने का क्यूरियोसिटी डेफिनेटली होगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू सर. थैंक्स सर. वेरी वेरी इन डेप्थ एंड विथ यू हैव taught with a lot of patience. Thanks a lot, Kunal. One more point for everybody who's viewing this. A lot of these concepts जब आप देखते हैं या आप इनको समझते हैं तो एक बार आपको समझने में आया, बट ये completely प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है. तो आई वुड सीरियसली सजेस्ट कि आप स्क्रीनर ओपन करें, उसमें कई सारे कंपनीज के बैलेंस शीट्स को देखें, गो ट्राई एंड लुक एट दीज नंबर्स, ट्राई एंड ड्रॉ सम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि किस में क्या नंबर ज़्यादा है, किस में क्या नंबर कम है, नंबर मूव अक्रॉस द ईयर्स कैसे कर रहा है.
जो कंपनी का स्टॉक प्राइस अच्छा कर रहा है उसका बैलेंस शीट कैसे मूव कर रहा है, और जो कंपनी का स्टॉक प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है उसका बैलेंस शीट कैसे मूव कर रहा है। आपको शायद कुछ और क्वेश्चंस आएंगे, आप कमेंट्स में वो क्वेश्चन डालें। आजकल बहुत सारे LLM टूल्स अवेलेबल हैं, AI टूल्स अवेलेबल हैं, आप उन क्वेश्चंस को, उन स्क्रीनशॉट्स को उठा के वहाँ पे भी सर्च करें, तो लर्निंग विल बिकम मच बेटर। आप धीरे धीरे और सीखते जाएंगे अबाउट द बैलेंस शीट्स। प्रैक्टिस इज पैरामाउंट। सो जो हमने किया है वो एक कोशिश है टू काइंड ऑफ लुक एट बेसिक्स, कि हम बेसिक्स को पकड़ लें। बट अगर आप इसको और आगे ले जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली ट्राई एंड डू अ लॉट मोर प्रैक्टिस विद अ लॉट मोर कंपनीज ऑन द सेम पॉइंट्स। Yes, very, Thanks a lot, very Kunal. rightly put up, sir. Thank you so much. Thank you.